ए वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सब लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और जो भी आपकी लाइफ की पर्सनल प्रॉब्लम्स चल रही होगी उन सबको एक साइड रख के आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, ये जो समय होता है ना, जब थोड़ा सा आपको बफर जोन मिलता है, बफर जोन का मतलब एग्जामिनेशन नहीं हो और नेक्स्ट एग्जामिनेशन के लिए आपके पास 1-1.5 साल हो। ये जो समय होता है ये डिसाइड करता है कि 1.5 साल बाद जो एग्जाम होगी उस लिस्ट में आप कहाँ पे होंगे। ये समय जो डिसाइड करता है, तो प्लीज अच्छे से पढ़ाई कीजिए और जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको उसको उसी दिन रिवाइज करना है। ठीक है, आप किसी भी टॉपिक को तो द नेक्स्ट डे के लिए मत छोड़िए। जो चीज चल रही है उसको उसी दिन समाप्त कीजिए। आज जो पढ़ा रहे हैं उसको उसी दिन पढ़ के खत्म करना है। ये सोच के अगर आप तैयारी करेंगे, हर दिन का जो पढ़ा रहे हो वो हर दिन पढ़ना है, संडे के दिन पूरे वीक का जो पढ़ाया है वो पूरा रिवाइज करना है। जब टेस्ट होंगे तो टेस्ट के लिए ऐसे पढ़ना है कि आपके लिए यही आरजेएस है। जैसे अपनी क्लास में कविता ने 42 स्कोर किया है और आपका क्या स्कोर रहा? हाँ, 39 रहा। आपका क्या स्कोर रहा मैडम? 31। 31 को थोड़ा सा सुधार कीजिए। ये देखिए कि एमसीक्यू सोल्व करना, जब आप एमसीक्यू सोल्व करते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सोल्व करते हैं, जब आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सोल्व करते हैं, जब आप एमसीक्यू सोल्व करते हैं, तो इस बात को इंश्योर कीजिए, आपको ये बात इंश्योर करनी पड़ेगी व्हाइल सॉल्विंग द एमसीक्यूज कि जो बेस्ट पॉसिबल आंसर है हमेशा उसको चुना जाए। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि एमसीक्यूज ऐसे होते हैं कि आपको लगेगा कि नहीं यार ये भी सही है और ये भी सही है। जैसे इस बार बहुत सारे सवालों में आपको लगा होगा पेपर जो था इट वाज ऑन द सिमिलर पार्ट जैसा आरजेएस पूछता है। जिस तरह में आरजेएस पूछा जाएगा, आरजेएस की तरह ही इस बार का पेपर जो था, भारतीय साक्षरता अधिनियम का जो भी पेपर हुआ, वो सेम इक्वली कंसेप्चुअल था। इट वाज 50 मार्क्स पेपर, 50 एमसीक्यूज थे और हाईएस्ट 41-42 अगर हैं तो ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। फिर भी बच्चा अगर ऑलमोस्ट आप समझ लीजिए 85% स्कोर कर रहा है उसमें, देन ही इज ऑन द राइट ट्रैक। जो बच्चे 75% प्लस स्कोर जिन्होंने किया है, 75% अबो का मतलब आप ये मान लीजिए, जिन्होंने 38-39 के ऊपर स्कोर किया है, उनका वो दे आर ऑन द सेफ साइड, इस एग्जाम को निकाल लेंगे। हमेशा आरजेएस को अगर क्रैक करना है, अपने माइंड में एक टारगेट फिक्स रखिए कि मेरे को कोई सा ही पेपर हो जाए, कोई सा भी एग्जाम हो, मुझे हमेशा 75% स्कोर लेके आना है। मुझे 75% स्कोर लेके आना है इन प्री जो टेस्ट होंगे। 75 तो आने ही चाहिए और मेंस के रिगार्डिंग आपको 60% स्कोर मिलना ही चाहिए। जब आप ये सोच के हर पेपर देंगे तो आपका अल्टीमेटली वो पेपर क्लियर होगा। समझ में ही बात? मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम किस कैटेगरी में हो, क्या हो, मेरे लिए ये बेंचमार्क है। अपने स्टूडेंट थे एक नितिन, ही स्कोर्ड 77-78 इन प्रीलिम्स। ऑल्दो उनका मेंस नहीं हुआ, लेकिन ही स्कोर्ड वेरी वेल इन द मेंस आल्सो। लॉ में अच्छा स्कोर किया, इंग्लिश में नहीं हो पाया, जो इंग्लिश में सभी को नहीं हुआ है। लेकिन उसको भी मैंने हमेशा यही समझाया कि कैटेगरी इज इमेटेरियल फॉर यू, कैटेगरी के पीछे मत भागिए। अगर आप ये सोच के एग्जाम देते हैं कि आई एम इन कैटेगरी और मेरे तो निकल जाएगा, तो ये बात याद रखिएगा कि दिक्कत होने वाली नहीं होने वाली। कैटेगरी का सारा तब लिया जाता है जब फाइनल लिस्ट बननी हो, वो हाई कोर्ट लेगा, हमें उससे मतलब नहीं है। इस बार रैंक 2 जो थे वो ओबीसी हैं, अगर आपने देखा हो तो, नॉन क्रिमिनल है, क्योंकि टॉप 10 में 9 गर्ल्स में से एक ही मेल है, वो भी रैंक 2 है, जो ओबीसी में थे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो बच्चा मेहनत कर रहा है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता इरेस्पेक्टिव ऑफ रैंक। ये हाई कोर्ट का काम है कि आपकी कैटेगरी क्या है। ये कैटेगरी देखने का काम किसका है? हाई कोर्ट का, वो भी फाइनल लिस्ट तैयार करते समय। जब तक हम सिर्फ क्या है, सिर्फ और सिर्फ जनरल है। तुम्हारे माइंड में अगर 1% भी अगर ये डाउट आ जाता है कि तुम कैटेगरी में आते हो, तो समझ लेना उसी दिन से आपका पतन स्टार्ट हो गया, उसी दिन से आप रिवर्स गियर में आपकी तैयारी चल गई। डन? चलें, चलिए हम स्टार्ट करेंगे आज सेक्शन 13।
देखिए सर, सेक्शन 13 इज ए वेरी सिंपल सेक्शन एंड इट इज़ वेरी, बहुत ही इजी सेक्शन है। मतलब अगर हमने सेक्शन 7 पढ़ लिया है अच्छे से, आइडेंटिफिकेशन परेड अगर हम कर चुके हैं, प्ली ऑफ एली भी हम कर चुके हैं, तो उन सबके कंपैरिजन में कैसा रहा दिवाली निशांत? लोकेश कैसे हैं? अच्छा, तबीयत ठीक है उनकी? देखिए सेक्शन 15 दो बातें बोलता है, समझने की कोशिश कीजिएगा। सेक्शन 13 दो बातें बोलता है। क्या होता है ना कि मेरे मेरे मुंह पे अभी भी पुराने सेक्शन ही चढ़े हुए हैं। पुराने सेक्शन मतलब एविडेंस एक्ट के 8 साल, अगर 9 साल तक अगर आई एम डीलिंग विद दो सेक्शंस ओनली, then it is very hard to determine and how to it is very hard to forget those sections. So अभी भी मेरे मुंह पे वही पुराने इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के सेक्शन चढ़े हुए हैं। तो कभी कभी अगर मेरे से मुझसे स्किप हो जाए तो प्लीज मुझे करेक्ट करवाइए, ठीक है? सेक्शन 13 दो बातें बोलता है। अब दो बात क्या बोलता है सर? ये कहता है कि अगर कोई सीरीज ऑफ सिमिलर अकरेंसेस हुई है। सीरीज ऑफ सिमिलर अकरेंसेस का मतलब क्या? कि एक घटना पहले भी हुई है। एक घटना पहले भी हुई है का मतलब समझेंगे अब क्या? जैसे मान लीजिए एक लड़का है जो बहुत रैश ड्राइविंग करता है, उसने बहुत सारे बच्चों को पहले भी हिट किया हुआ है रोड के ऊपर चलते हुए, ठीक है? उसके ऊपर पहले भी केसेस हैं। इस बार भी उसने किसी को हिट किया, लेकिन इस बार कोर्ट कोर्ट तक मामला चला गया। वो ये कह रहा है कि सर दिस इंसिडेंट इज ओनली ओनली इज एन एक्सीडेंट। ये क्या है सर? सिर्फ एक्सीडेंट है, इंटेंशनल नहीं है। मतलब ये सिर्फ एक दुर्घटना है, आशिक रूप से मैंने ये नहीं किया है। डिपेंड करता है उसने इंटेंशनली किया है या एक्सीडेंटली किया है, ये डिपेंड करता है फैक्ट्स पे। अगर सिमिलर अकरेंसेस ऐसे हैं जो बार बार चीजों को रिपीट कर रहे हैं, ठीक है, अब देखा जाए तो देयर इज ए सर्टेन रिलेशन बिटवीन सेक्शन 12 एंड सेक्शन 13। इसकी भी मैं थोड़ा सा डिटेल करूंगा, इस टॉपिक को भी मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है ना? पहले मैं सेक्शन 13 को डिस्कस करूंगा एंड आई विल गो थ्रू विद होल ऑफ द सेक्शन 13 टुडे इटसेल्फ। एक बार बैरेट निकाल लीजिए प्लीज अपना, और मैं भी यहाँ पे सेक्शन 13 को ओपन कर लेता हूँ। द प्रोविजंस आर वेरी बेयर, द प्रोविजंस आर वेरी क्लियर। प्लीज देखिएगा क्या बोलना चाह रहा है सेक्शन 13, और बैरेक को रंगना सी स्टार्ट कीजिए। देखिए जुडिशियल प्रिपरेशन में आपको बैरेक के ऊपर पूरी कलाकारी बनाने की छूट है। आपका बैरेक बिल्कुल रंगीन दिखना चाहिए। दिस इज माई एक्ट ऑफ आईपीसी। अगर आप मेरे आईपीसी का बैरेक देखेंगे तो कुछ ऐसा दिखता है। हर जगह पे स्टिकी नोट लगे हुए हैं, हर जगह पे उसको रंगा हुआ है, कहीं पे हाईलाइटेड किया हुआ है, कहीं पे उसको छोटी छोटी बातें लिखी हुई है। मतलब जब मैं एमसीक्यू सोल्व करता था इस टॉपिक को पढ़ने के बाद में, और मुझे लगता था कि यार ये एमसीक्यू ऐसा है जो सर ने नहीं पढ़ाया, या फिर ये एमसीक्यू ऐसा है जो हमसे स्किप आउट हो गया है, मैंने कहीं पढ़ा नहीं है लेकिन इसका ये एमसीक्यू भी आता है। तो कुछ नहीं करना, आप जो भी भाषा में पढ़ते हैं, चाहे आप हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, एक छोटा सा स्टिकी नोट लेना है, सामने उस एमसीक्यू में जो क्या क्या प्रिंसिपल हेल्ड किया है उसको आपको नोट कर लेना है। ये मेहनत होती है जब आप बच्चे तैयारी करने स्टार्ट करते हो। तो आपके बैरेट्स कुछ इस तरह से दिखने चाहिए। तो प्लीज बैरेट को रंगने में कोई भी शर्म मत कीजिएगा, ठीक है? क्योंकि अल्टीमेटली क्या होगा, जैसे आप बैरेट को अगर जितना ज्यादा रंगेंगे, जितना ज्यादा मॉडिफाई करेंगे, आप उतना समझ में आएगा पढ़ना कैसे कैसे क्या करना है। मैं हर बार बताता हूँ, हर सेक्शन के साथ बताता हूँ। अभी जो सेक्शन में पढ़ाने जा रहा हूँ आपको, सेक्शन 13, इसको प्लीज पूरा नोट डाउन कर लेना अपने नोट्स के अंदर। जो मैं लिखवाऊंगा
वो एडिशनल है। मेंस में मार्क्स मिलेंगे डायरेक्ट लिख के। तो आप अगर खुद से डायरेक्ट लिख रहे हो अपनी कॉपी के अंदर, उससे आप ये आपकी आदत हो जाएगी कि क्या क्या डायरेक्ट में शब्द हैं, आप उनसे आप उसको फर्स्ट टाइम रीड कर रहे हो। देखिए लो जब आप फर्स्ट टाइम पढ़ते हो तो उसको खत्म करने में बहुत समय लगता है। जैसे आपने कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, तो जब आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो उसको, तो वो एक सब्जेक्ट 7-8 दिन ले लेगा जब आप फर्स्ट टाइम उसकी रिवीजन कर रहे हो खुद से। तो लेकिन जब सेकेंड टाइम पढ़ोगे तो 5 दिन, थर्ड टाइम पढ़ोगे तो 3 दिन, फोर्थ टाइम पढ़ोगे तो 2 दिन, फिफ्थ टाइम पढ़ोगे तो 1 दिन, और अल्टीमेटली जब तक आपका मेंस आता है या प्री आता है, आप उसको इतनी बार रिवाइज कर लेते हो सब्जेक्ट को कि वो आधे घंटे 1 घंटे में समाप्त हो जाता है। बात समझ में आई? लेकिन वो समाप्त तभी हो पाएगा जब आप बैरेक्ट से पढ़ोगे। अगर आप बैरेक्ट प्लस नोट्स पढ़ोगे तो वो प्रीलिम्स के लिए ठीक है, लेकिन मेंस के लिए सिर्फ कुछ नहीं उठाना, सिर्फ एक बैरेक्ट उठाना है और उस बैरेक्ट को थोरोली रीड करना है। उस बैरेक्ट को आपको क्या करना है सर? थोरोली रीड करना है। अभी तक स्टार्ट नहीं किया थे, जिससे भी सिर्फ सेक्शन 13 का ओवरऑल बताया है। आप चाहे तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स में देख लेना, 10 मिनट की क्लास निकली अभी तक। चलिए बैरेक्ट को कैसे मार्क करना है समझने की कोशिश कीजिएगा। सवाल ये है किसी भी जगह पे जहां पे भी लिखे ना, व्हेन देयर इज ए क्वेश्चन इज वेदर। अब सवाल क्या है? सवाल ये है कि जो एक्ट है, क्या है सर? कोई एक्ट किया है, वो एक्सीडेंटल हुआ है या फिर इंटेंशनल हुआ है? समझना बात। सवाल यह है कि क्या कोई एक्ट है वो एक्सीडेंटल हुआ है या फिर इंटेंशनल हुआ है, या फिर किसी पर्टिकुलर नॉलेज के साथ उसको किया गया है, और डन विद ए पर्टिकुलर नॉलेज और इंटेंशन और इंटेंशन। ठीक है, 4 चीजें बता रहा है ये प्रोविजन। अगर आप इसको अच्छे समझेंगे तो भैया अगर कोई एक्ट किया है, क्या वो एक्ट एक्सीडेंटली हुआ है, दुर्घटनावश हुआ है, या आशय रूप में हुआ है? ये बोलना चाह रहा है कि सर जो आपने एक्ट किया है, आप आकस्मिक था, साशय था, या विशिष्ट ज्ञान था, या आशय से किया गया था, या आशय से किया गया था। द फैक्ट दैट सच एक्ट फॉर्म पार्ट ऑफ द सीरीज ऑफ सिमिलर अकरेंसेज, दीज आर द कीवर्ड्स। क्या है सर ये? कीवर्ड। पूरा अगर आप सेक्शन 13 देखेंगे तो 4 कीवर्ड्स है यहाँ पे। 4 कीवर्ड्स क्या है सर? एक्सीडेंटल, इंटेंशनल, पर्टिकुलर नॉलेज, इंटेंशन, सीरीज ऑफ सिमिलर अकरेंसेस। दीज आर द कीवर्ड्स। अब बच्चे बोलते हैं सर डायरेक्ट पूरा रटा नहीं जाता, तो कोई दिक्कत नहीं है, कीवर्ड्स याद करो। क्या याद करो? कीवर्ड्स को याद करना सीखिए। आपको कौन कह रहा है डायरेक्ट को रट्टा मारने के लिए? कीवर्ड्स याद करो। इनिशियली कीवर्ड्स याद करो। इनिशियली क्या करो? कीवर्ड्स याद करो, और बैरेट को बार बार पढ़ो। आपको ये लैंग्वेज हूबहू रट जाएगी 8-10 बार पढ़ लोगे तो। समझ में आई बात कि कह रहे कैसे बैरेट को लोग रटते हैं? इस बार का जो पेपर आया था आरजेएस मेंस का, पूरा बैरेट बेस्ट पेपर था। तो जो बच्चा एग्जाम में गया था, जिस बच्चे को बैरेट अच्छे से रटा हुआ था, रटने का मतलब ये है कि उसने बहुत इतना मल्टीपल टाइम्स उस चीज को पढ़ लिया है कि ही ऑलरेडी न्यू कि कहाँ पे क्या चीज लिखनी है, कौन सा एलिमेंट मिस नहीं होगा। समझ में ही? उसने इतनी बार पढ़ा हुआ था कि उसने सीधा जाके लिखा बिना सोचे। अगर आप सोचने में समय लगा रहे हो तो डेफिनेटली पेपर छूटेगा। अगर आप मेंस के अंदर सोचने बैठ जाते हो, देखिए अपने पेपर बहुत प्रैक्टिकल आते हैं, थ्योरेटिकल पेपर में नहीं देता। अपने पेपर प्रैक्टिकल है, लेकिन प्रैक्टिकल चीजों में भी तो मेन डायरेक्टली लिखना है ना। अपने यहाँ पे जो आप एक बात देखिएगा, पेपर कोई सा भी हो, थ्योरेटिकल हो, प्रैक्टिकल हो, लो तो वही लिखना है जो डायरेक्ट में है। क्या आप खुद का लो बना के लिखोगे क्या? ये बात समझिए। आगे पढ़िए। वेयर देयर इज अ क्वेश्चन इज वेदर एन एक्ट इज एक्सीडेंटल, इंटेंशनल, डन विद अ पर्टिकुलर नॉलेज और इंटेंशन, द फैक्ट दैट सच एक्ट फॉर्म्ड द सीरीज ऑफ सिमिलर अकरेंस in each of which the person doing the act was concerned is relevant। अब जो भी काम ही किया जा रहा है, मैं एक बार हिंदी में पढ़ देता हूं। हिंदी में देखिए, पुराना वाला बैरेट का कौन सा सेक्शन है? 15 मतलब तो मुझे लाना पड़ेगा आपके लिए बैरेट।
क्या चीज? 3 क्या? कुछ 3 कहा आपने? अच्छा 15, मुझे 3 सुनाई दिया। समझने की कोशिश कीजिएगा क्या बोल रहा है। जबकि प्रश्न ये है कि कार्य आकस्मिक या साक्ष्य था या विशिष्ट ज्ञान या आशय से किया गया था, तब ये तथ्य कि ऐसा कार्य समरूप घटनाओं की आवली का भाग था। समरूप घटनाओं की आवली का भाग मतलब वो इंसिडेंट जो पहले भी सिमिलरली अकर हुए हैं, वो घटनाएं जो पहले भी उसी रूप में हुई है। अभी इलस्ट्रेशन पढ़ेंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा एक ही बार में। जिसमें से हर एक घटना के साथ वो कार्य करने वाला व्यक्ति संपृक्त था। संपृक्त था मतलब क्या? इस लाइन का मतलब क्या होता है? डूइंग द एक्ट वाज कंसर्न, लिखा हुआ है ना, विच द पर्सन डूइंग द एक्ट वाज कंसर्न। सर एक ही आदमी हर जगह क्यों होता है बार बार? सवाल ये है, सवाल ये है एक ही आदमी हर जगह बार बार क्यों होता है? जैसे इसका इलस्ट्रेशन पढ़िए आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, ए इज अक्यूज्ड ऑफ बर्निंग डाउन हिज हाउस इन ऑर्डर टू ऑब्टेन मनी फ्रॉम विच ही इंश्योर्ड। कहने का मतलब ये था इस इलस्ट्रेशन में, भाई एक आदमी ने क्या क्या करवा रखा है? अपने मकान का इंश्योरेंस करवा रखा है। एक आदमी ने क्या करवा रखा है सर? अपने मकान का इंश्योरेंस करा रखा है, और उससे इस बार अक्यूज बनाया गया है इस चीज के लिए कि भैया वो अपना घर जला देता है ताकि इंश्योरेंस की मनी। अरे इंश्योरेंस क्या होता है? अब इंश्योरेंस समझिए। इंश्योरेंस बहुत सारे टाइप के होते हैं। देखिए इंश्योरेंस के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। लाइफ इंश्योरेंस होता है जो किसी के मरने पे मिलता है, उसको टर्म इंश्योरेंस भी कहते हैं हम लोग। एक इंश्योरेंस होता है जो कि प्रॉपर्टीज के लिए होता है, जैसे जैसे व्हीकल इंश्योरेंस हो गया, हाउस इंश्योरेंस हो गया। ठीक है, आपके आजकल तो मोबाइल फोन का भी इंश्योरेंस चल रहा है। ठीक है, जैसे अभी मैं लेंस कार्ड पे गया था चश्मा बनाने के लिए, अपना फ्रेम बनवाने के लिए, तो मैंने तो वहां पे 600 रुपए का इंश्योरेंस जरा था साल भर का। वो मैंने कहा ठीक है दे दे यार, क्योंकि वो चश्मा क्या था, फ्रेमलेस था और प्लस कोई ब्रांडेड था चश्मा। मुझे लगा कि अगर टूट जाएगा, उन्होंने कहा सर घूमने का इंश्योरेंस नहीं है, किस चीज का इंश्योरेंस? सिर्फ टूटने का या फिर कुछ डैमेज हो जाए तो उसका इंश्योरेंस। तो 600 रुपए एक्स्ट्रा पे किए मैंने। समझ में आई बात? एक आदमी को अक्यूज इसलिए किया गया, उसके ऊपर यह आरोप है कि भैया वो आदमी क्या करता है, इंश्योरेंस की मनी प्राप्त करने के लिए अपने घर को जला देता है। ऐसा इंसानों में भी तो होता है ना। एक आदमी ने अपने खुद एक लाश, एक डेड बॉडी कहीं से जुगाड़ करी करके उसको आग लगा दी और बता दिया कि भाई वो आदमी जल के मर गया, ताकि इंश्योरेंस का पैसा मिल जाए। आता है ना, 18 साल बाद पकड़ाई में आया वो आदमी जिसने उसको जला के मारा था। ऐसे अपन अखबार में पढ़ते भी हैं। तो सर सवाल ये था कि ए इज अक्यूज ऑफ बर्निंग डाउन हिज हाउस इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द मनी फ्रॉम विच फॉर विच इट इज इंश्योर्ड। द फैक्ट दैट ए लिव्ड इन सेवरल हाउस, और ये तथ्य है कि भाई वो बहुत सारे हाउस में रहा है पहले भी, lived in several house successively each of which he insured। वो पहले भी क्या करता था सर, जिन भी पुराने मकानों में रहा है पहले वो उनको इंश्योर कराता है, फिर उसमें आग लगा देता है। हो सकता है ना कि पहले ओरिएंट से इंश्योरेंस लिया हो, उसने ओरिएंटल से लिया हो इंश्योरेंस, फिर न्यू इंडिया से इंश्योरेंस लिया हो। तो अलग अलग जगह पे क्या करता है सर, वो घर खरीदता है, इंश्योरेंस कराता है, आग लगा देता है, घर खरीदता है, इंश्योरेंस कराता है, आग लगा देता है। बहुत से दुकानदार भी होते हैं जो घाटे में चले जाते हैं तो अपनी दुकान को आग लगा देते हैं। ये वास्तविकता अपने समाज की, मैं तुमको बड़ा चढ़ा के बात नहीं कर रहा हूँ। बहुत से बिजनेसमैन होते हैं, भाई दुकान है या धंधा है, या तो चलेगा या फिर नहीं चलेगा। वो क्या करते हैं, घाटे में इतना आगे कि भैया अब तो फिर क्या करते हैं, दुकान को पहले इंश्योरेंस कराते हैं, फिर 6 या 8 महीने रुक के उसमें एक रात शॉर्ट सर्किट से आग लगा देते हैं ताकि डैमेज मिल जाए। तो भैया ये आदमी भी क्या, इसने भी बहुत सारे घरों में ये रहा है सक्सेसिवली। इन ईच ऑफ द विच ए फायर अकर्ड। और सब घरों में क्या हुआ है सर, जिनमें भी रहा है ना, उन सबकी हालत एक ही जैसी हुई है। सब घरों में फायर लगी है, आग लगी है, और इसने इंश्योरेंस का पैसा उठाया है। आफ्टर ईच विच फायर्स ए रिसीव्ड पेमेंट फ्रॉम ए डिफरेंट इंश्योरेंस कंपनीज। जब भी घर में आग लगती थी पहले, तो वो क्या करता था, डिफरेंट पैसा उठाया करता था। आर रिलेवेंट एज टेंडिंग टू शो दैट फायर्स वर नॉट एक्सीडेंटल। और इस चीज से क्या पता लग रहा है हमें कि भैया जो एक्ट किया है उसने, वो एक्सीडेंटल तो बिल्कुल भी नहीं है। वो क्या है सर, साशय रूप से उसने वो किया है। उसने वो काम क्या किया है सर, साशय रूप से किया है उसने। he has done those acts intentionally। आप ये बात देखिए, प्रॉब्लम क्या होती है ना इन केसेस के अंदर। देखिए ये सब केसेस जो आप पढ़ रहे हैं, अब आपको कल वाली क्लास से थोड़ा सा तो लगेगा कि सर कल वाला एक्सप्लेनेशन नंबर 1 है, उसका एक्सेप्शन है या नहीं है? क्योंकि वहां पे क्या बताया था मैंने, वहां बताया था कि अगर जो भी क्वेश्चन इन कंट्रोवर्सी है उसी को आप लेंगे, उसके अलावा पार्ट नहीं लेंगे। तो एक्सप्लेनेशन नंबर 1 सिर्फ इलिस्ट्रेशन एनओपी पे अप्लाई होते हैं। एक्सप्लेनेशन नंबर 1 का अगर आप एक्सेप्शन देखोगे तो ये भी है ना,
क्योंकि उस एक्सप्लेनेशन नंबर 1 क्या कहता है, एक बार निकालिए सेक्शन 12 का एक्सप्लेनेशन नंबर 1। सेक्शन 12 का एक्सप्लेनेशन नंबर 1 देखिए, पुराने वाले जिनके पास पुराना डायरेक्ट है वो एक बार सेक्शन 14 का एक्सप्लेनेशन नंबर 1 देखिए, सेक्शन 14 का स्पष्टीकरण 1 देखिए, देखिए ये सब उसका एक्सेप्शन है। समझ में आई बात? हम कह सकते हैं ना कि एक्सप्लेनेशन की सेक्शन 15 सेक्शन 13 इज द एक्सेप्शन टू एक्सप्लेनेशन 1 ऑफ सेक्शन 12, ये सब बोला जा सकता है। क्योंकि वहां पे क्या बोल रहा है कि आप सामान्यता मत लीजिए, जनरल सेंस में उस चीजों को मत लीजिए, सिर्फ मैटर इन क्वेश्चन या फिर जो मैटर इन कंट्रोवर्सी है आप उसके पर्सपेक्टिव में देखिए चीजों को। समझ में आई बात? ये आज की बात वही समझ में आएगी जिन्होंने कल की क्लास ली है, ये वही बात है। क्योंकि देखिए ऐसा है कि सेक्शन 12 जो था, पुराना वाला सेक्शन 12 देखते हैं एक बार, देखिए सेक्शन 12 देखिए, मैं जो आपको चीज दिखाना चाह रहा हूं, देखिए सर ये मैंने निकाल लिया सर सेक्शन 12 पुराने वाले बैरेक्ट में सेक्शन 14। अब यहां पे देखो ये लोग बोलता है द फैक्ट रिलेवेंट एज शोइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी रिलेवेंट स्टेट ऑफ माइंड मस्ट शो दैट स्टेट ऑफ माइंड एग्जिस्ट नॉट जनरली बट इन रेफरेंस टू द पर्टिकुलर मैटर इन क्वेश्चन। अगर आप सिर्फ इस मैटर इन क्वेश्चन की बात करेंगे, अभी जो प्रश्नगत चीज है वो तो सिर्फ क्या है ना कि अभी का हाउस जलाया, अभी जो घर जलाया जिसमें वो रह रहा है, जिसका वो अक्यूज है, ये कह रहा है सिर्फ उसकी बात करो। लेकिन सेक्शन 13 वो बात नहीं कर रहा है, सेक्शन 13 जनरली बात कर रहा है। क्योंकि देखिए सिमिलर अकरेंसेस को तो तभी देखोगे ना जब आप जनरल बात करोगे। सेक्शन 13 जो जनरल बात कर रहा है, सेक्शन अपवाद है ये, स्पष्टीकरण जो है धारा 12 का जो स्पष्टीकरण है पहला, उसका अपवाद है धारा 13। समझ में आई बात? हाँ, और यूजुअली अगर आप इन चीजों को देखोगे, यूजुअली इफ यू सी दोस थिंग्स, देखिए क्यों अपवाद, हम लोग इसको डायरेक्टली नहीं बोल रहे हैं, इनडायरेक्टली बोल रहे हैं। देखिए जब भी आपको सिमिलर अकरेंसेस देखने हैं, एक समान अवली में होने वाली चीजों को देखना है, तो आप एक चीज को आइसोलेटेड कर तरीके से नहीं देख सकते ना। देख सकते हो क्या भैया, एक आदमी की हत्या हुई है, उस आदमी की पहले रेकी की गई। अब रेकी जब करी होगी तो रेकी के लिए डेफिनेटली बात है कि भैया वो सिमिलर टाइम आए होंगे बहुत सारी बार कि कहाँ पे कौन कौन सी चीजें हैं। तो डेफिनेटली अब भाई बैंक लूटने जाना है किसी को, बैंक लूटने का एग्जाम्पल देता हूँ, तो बैंक में 4-5 बार पहले भी आए होंगे, महीने पहले, 2 महीने पहले, 15 दिन पहले, 10 दिन पहले, कि कहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, सिक्योरिटी गार्ड कौन है, सिक्योरिटी गार्ड की क्या क्या आदत है, उन्होंने हर एक पिक्युलर एक्टिविटीज को पकड़ा होगा। समझ में ये बात? क्या आप आइसोलेशन में रख सकते हैं क्या सिर्फ उस दिन जो इंसिडेंट हुआ उसी को? आपको चेन ऑफ इवेंट्स तो निकालने पड़ेंगे ना पीछे वाले सारे। सेक्शन 12 और 13 दोनों देखा जाए तो सिमिलर है, इसका एक्सप्लेनेशन 1 है ना, स्पष्टीकरण 1, ये दिक्कत करता है, ये दिक्कत करता है सिर्फ 3 इलस्ट्रेशंस के लिए। कल वाली क्लास ली आपने? कल वाली क्लास ली आपने? तो बस ठीक है, बस बैठिए फिर, क्योंकि वो जो स्पष्टीकरण है, वो जो एक्सप्लेनेशन है, वो सिर्फ 3 इलस्ट्रेशंस के लिए है, एन, ओ और पी के लिए। अरे ये जो दिया हुआ है ना एक्सप्लेनेशन नंबर 1, ये सिर्फ किस पे लगेगा? इलस्ट्रेशन एन, ओ और पी पर। देखा जाए तो ये एक अपवाद है, ये एक्सप्लेनेशन नहीं होना चाहिए, इसका नाम क्या होना चाहिए था? इसका नाम होना चाहिए था एक्सेप्शन। देखा जाए तो अब लोग बनाने वाले कुछ भी नाम देते हैं, वो उनका प्रेरोगेटिव है, बट द थिंग इज व्हेन यू आर डीलिंग विद दोस थिंग्स, अब जिन्होंने कल ही क्लास नहीं ली उनको नहीं समझ में आएगी ये बात, क्योंकि कल इस पे बहुत डिटेल डिस्कशन हुआ है अपना द सेम थिंग पे। कल शायद आंसर भी लिखवाया था मैंने, एक मॉडल आंसर, और उसके बाद फिर अपने लास्ट आधे 15-20 मिनट, आधे घंटे की क्लास में अपने ये डिस्कस किया था। ना समझ में आई आपको? तो इन दैट मीन अगर हम ये कहें तो सेक्शन 12, चलिए अब थोड़ा सा इस टॉपिक को आपस छेड़ देते हैं, अब समय आ गया इसको बताने का। मुझे बताइए
इन दोनों सेक्शंस में ब्रॉड और वाइडर सेक्शन कौन सा है? कौन सा सेक्शन है जो ज्यादा व्यापक है? 12 और 13। विच सेक्शन इज मच वाइडर? सेक्शन 12 और सेक्शन 13? पुराने वालों में बात करो तो सेक्शन 14 और 15। कौन सा सेक्शन ज्यादा वाइडर है? कौन सा सेक्शन है जिसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है? डेफिनेटली सेक्शन 12 का स्कोप बहुत वाइडर है। सेक्शन 13 सिर्फ 4 एलिमेंट्स तक सीमित है। इसमें लगभग 7-8 एलिमेंट्स हैं, स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ बॉडी, और ये आपके जो जितने भी इंटेंशन, गुड विल, इल विल, रैशनेस, नेग्लिजेंस, अब कितने सारे एलिमेंट्स हैं। 15 को, जो नया वाला 13 है, इसको बनाने का सिर्फ एक उद्देश्य था, वो ये था कि एक्ट इंटेंशनली किया है या फिर एक्सीडेंटली हुआ है, सिर्फ ये उद्देश्य है। ठीक है, कि कोई भी कृत्य आकस्मिक रूप से हुआ है या फिर साक्ष्य रूप से हुआ है, सिर्फ ये उद्देश्य है इसको बनाने का। आप इलस्ट्रेशन देखेंगे तो समझ में आएगा, यार कोई घर जला रहा है बार बार और उसने पहले भी बहुत सारे घर जलाए हैं, तो डेफिनेटली बात है ना, अगर सिमिलर अकरेंसेस को आप पढ़ रहे हो तो सिमिलर अकरेंसेस जो जब आप पढ़ोगे तो सिमिलर अकरेंस को आप सिर्फ पिछले के सारे इवेंट्स देखोगे उसके। बेल का मैटर है कोर्ट के अंदर। अब कोर्ट में मेन आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं? बेल, अब बेल के एप्लीकेशन में मेन आर्ग्यूमेंट्स होते हैं सर देयर इज नो एंटीसीडेंट्स। ये होता है कि सर कोई भी पूर्वाग्रह नहीं है, कोई भी इसके पूर्व अपराध नहीं है, ये बोलते हैं अपन, ये बोलते हैं ना कि बहुत अच्छा लड़का है, सोल ब्रेड अर्नर है। देयर आर डिफरेंट ग्राउंड्स फॉर देयर आर डिफरेंट कंसिडरेशन फॉर ग्रांटिंग ऑफ बेल। जब हम इन चीजों को पढ़ते हैं तो हमें बात पता है कि भैया अगर बेल ग्रांट करनी तो पहले के भी तो आप उसके ऑफेंसेस देख रहे हो ना। एक देयर इज अ टॉपिक प्रीवियस कन्विक्शन जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। अब प्रीवियस कन्विक्शन जो हमने कल पढ़ा, कल शायद उस पर थोड़ा डिस्कशन नहीं किया था मैंने। सेक्शन 12 का जो एक्सप्लेनेशन नंबर 2 था, सेक्शन 12 का स्पष्टीकरण 2 जो इससे बात करता था प्रीवियस कन्विक्शन के रिगार्डिंग। अब प्रीवियस कन्विक्शन ना बहुत टेक्निकल चीज है। रिलेवेंट यहाँ हो रही है सेक्शन 12 के एक्सप्लेनेशन 2 में। रिलेवेंसी की बात नहीं कर रहा हूं मैं इसकी टेक्निकलिटीज की बात कर रहा हूँ। टेक्निकलिटीज की बात समझेगा। देखिए सर, अगर कोई आदमी प्रीवियसली कन्विक्टेड है तो ड्यूरिंग द ट्रायल आप ये बात रेज नहीं कर सकते। थोड़ा सा मैं आउट ऑफ बॉक्स जा रहा हूँ सेक्शन 13 से, लेकिन सेक्शन ये बात समझाऊंगा तभी आप समझ पाएंगे कि हम क्यों पीछे के सिमिलर अकरेंसेस को देखते हैं। क्योंकि सिमिलर अकरेंसेस कोर्ट का माइंड फ्रेम करता है। अगर आप सेक्शन 13 का पर्पस समझोगे, हर सेक्शन का पर्पस समझना सीखिए। सेक्शन 13 का पर्पस क्या है? सेक्शन 13 का पर्पस ये है कि कोर्ट अपना माइंड फ्रेम कर सके कि एक्ट इंटेंशनल था, एक्सीडेंटल था, या उसने किसी नॉलेज या इंटेंशन के साथ किया है। यही बोल रहा है कि भैया आकस्मिक हुआ है, साक्ष्य हुआ है, या फिर उसको विशेष ज्ञान है, या फिर उसका विशेष आशय है। यही 4 एलिमेंट्स बोल रहा है ना। अब आप जब प्रोविजंस को पढ़ रहे हैं तो उससे एक बात डेफिनेट रूप से एक बात को समझने की कोशिश कीजिए कि हम जिन प्रोविजंस को पढ़ते हैं हम उन प्रोविजंस को आइसोलेशन में रख के नहीं पढ़ सकते, सिवाय उन 3 इलस्ट्रेशंस के। जनरल रूल है कि आप किसी भी चीज को आइसोलेशन में लेके, किसी भी चीज को आप अलग से उस पार्ट को बीच में इन्वॉल्व नहीं करेंगे। होता क्या चीज है, मैं प्रीवियस कन्विक्शन की बात करता हूं। जैसे यहाँ पे एफआईआर हुई, एक आदमी, उसके ऊपर मल्टीपल केसेस हैं। इसके ऊपर क्या है सर? एक आदमी है, उसके ऊपर मल्टीपल केसेस हैं। एफआईआर हुई, यहाँ पे चार्जशीट फाइल हुई। मैं नए वाले सेक्शन नहीं लिख रहा हूँ, मैं पुराने लिख रहा हूँ, ठीक है ना। चार्जशीट फाइल हुई 173(2) में। कोर्ट हैज टेकन कॉग्निजेंस, ठीक है। इश्यू ऑफ प्रोसेस, 207 की इंक्वायरी हो गई, 207 की कार्रवाई हो गई, 209 में केस को कमिटल कर दिया। 209 में क्या कर दिया सर? केस को कमिटल। हम जब बीएनएसएस पढ़ेंगे उस टाइम नए सेक्शंस लिख दूंगा सारे, पर अभी सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूं। चार्ज, इसके बाद हुआ ट्रायल। अगर आप पूरे प्रोसेस को समझेंगे, दिस इज ए स्टेज ऑफ, इसको बोलते हैं इन्वेस्टिगेशन।
उसको बोलते हैं इंक्वायरी, अन्वेषण, जांच। और जब आप चार्ज फ्रेमिंग कर देंगे उस दिन से क्या स्टार्ट हो जाएगा, उस दिन से ट्रायल स्टार्ट हो जाएगा। चार्ज फ्रेमिंग के स्टेज के बाद में ट्रायल शुरू हो जाता है। मान लीजिए ट्रायल चल रहा है, ट्रायल के टाइम पर कोई एडवोकेट ये नहीं बोलता है कि सर इसका प्रीवियस कन्विक्शन है। बात समझ में आ रही है? अगर आपने बोल दिया कि इसका प्रीवियसली कन्विक्टेड है, ये इसने पहले भी ऑफेंसेस किए हैं, पहले भी इसने ऑफेंसेस किए हैं, पहले भी ऑफेंसेस किए हैं, जैसे मान लीजिए ए के ऊपर चार्ज ये लगा हुआ है कि ए ने बी को मारा है। अगर मैं ये कहता हूं कि ए ने सर पहले भी बहुत सारे बार मारने की कोशिश करी है, इट इज रिलेवेंट, आप ये बात बोल सकते हो। लेकिन अगर आप ये कहते हो कि सर ए हैज बीन कन्विक्टेड, ए हैज बीन कन्विक्टेड मतलब इसको दोष सिद्ध किया गया था सी और डी को मारने के लिए, ये बात रेज नहीं कर सकते। बात समझ में आई? तो प्रीवियस कन्विक्शन हम लिखते हैं रिलेवेंट है, पर प्रीवियस कन्विक्शन कब कब रिलेवेंट होता है, फिर कब रेज करना है सर प्रीवियस कन्विक्शन को? रिप्लाई विप्लाई नहीं, कैरेक्टर की बात ही मत करो। प्रीवियस कन्विक्शन की बात कब आएगी, प्रीवियस कन्विक्शन की बात तब आएगी, पूर्व दोष सिद्धि की बात तब आएगी जब कोर्ट ने फैसला दे दिया है कि हाँ मैं उसको करता हूं क्या, कन्विक्ट। फिर यहां पे एक स्टेज होती है हियरिंग ऑन सेंटेंस, सजा पर सुनवाई, भाई कितनी सजा दी जानी चाहिए। उस टाइम पर ये बात रेज की जाती है कि प्रीवियसली कन्विक्टेड है। मैं नॉर्मल कैरेक्टर की बात नहीं कर रहा हूं, रिप्लाई में तो आप दे सकते हो, जहां लिखा हुआ है वहां तो दोगे, मैं जनरल बात कर रहा हूं। और ये क्यों नहीं किया जाता, ये इसलिए नहीं किया जाता, आप देखेंगे इसका सेक्शन है 237, 236 है, 236, इसलिए नहीं किया जाता सर ये बात, इस बात को इसलिए नहीं छेड़ा जाता। 236 237 एक बार देख लेना, 36 ही है। इस बात को इसलिए नहीं छेड़ा जाता, इस बात को इसलिए नहीं छेड़ते हम लोग क्योंकि कोर्ट प्रीजुडिस ना हो जाए। कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि हम सिर्फ उस मैटर का ट्रायल करते हैं, लेकिन कहीं कहीं पे ऐसा भी होता है जहां पे सिमिलर अकरेंसेस की बात है, जैसे ए ने मल्टीपल टाइम बी को गोली मारने की कोशिश करी है, ये चीज रिलेवेंट है। और ये रिलेवेंट कहाँ है, ये रिलेवेंट है सेक्शन 12 के इलस्ट्रेशन के थ्रू, बताया ना आपको, वहां पे उसमें लिखा है ना कि भाई उसने पहले भी गोली मारने की ट्राई करी, इट इज रिलेवेंट। इलस्ट्रेशन एन है कौन सा है, देखिए एक बार, एन ही है। देखिए दीज आर द वेरी माइन्यूट थिंग्स जो हम पढ़ रहे हैं इसको, ठीक है, एविडेंस के बहुत माइन्यूट पार्ट में चल रहे हैं हम लोग अभी। ओ है ओ, ठीक है, ओ देखिए, ऑन द अदर ओकेशन शोड बी इज रिलेवेंट, समझ में ही बात कि पहले भी और भी ओकेशंस थे, अन्य अवसरों पर खक पर आसन किया था, तो वो चीज क्या है सर, द थिंग दैट इज रिलेवेंट, वो क्या है सर, वो चीज क्या है सर, रिलेवेंट है। लेकिन अगर वही बात मैं कहूं कि सर उसने उसने पहले सीओडी को भी गोली मारी, तो वो चीज इररिलेवेंट है। बात समझ में आ रही है? और यही बात प्रीवियस कन्विक्शन के ऊपर भी लागू होती है कि सर इसको पहले सी और डी के लिए भी इसको प्रीवियसली कन्विक्ट किया गया है, तो वो चीज अभी नहीं बोलो, वो बोलो जब सजा पर सुनवाई हो। भाई क्वांटम ऑफ पनिशमेंट तो तय करना पड़ेगा ना आपको, तुमने उसको मर्डर के लिए लेके आए हो, तो मर्डर के लिए तो भाई सजा क्या है, एलआई या डेथ। अगर आप कल्पेबल होमिसाइड में लेके आ रहे हो तो कितनी सजा है, अगर इंटेंशन के साथ में है तो भैया एलआई और 10 ईयर है, नॉलेज के साथ में तो 10 साल की सजा है। 304 जो है उसके 2 पार्ट है, ज्यादा हो गया क्या, दोबारा समझाऊं, नए बच्चे उनको 300 में मर्डर दिया हुआ है, आप लोगों ने एलएलबी कर लिया होगा अपना, यहाँ पर 302 में उसकी सजा है, सजा कितनी है, एलआई डेथ। 299 में कल्पेबल होमिसाइड है, सदोष माना हुआ था, इसकी सजा थोड़ी सी अलग टाइप के काम करती है। 304 299 में 3 एलिमेंट है, इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, पहला एलिमेंट, ठीक है, मृत्यु कारित करने का आशय। दूसरा, इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी विच लाइकली टू कॉज डेथ, नॉलेज ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी विच लाइकली टू कॉज डेथ, इंटेंशन प्लस बॉडीली इंजरी, भाई आपकी इंटेंशन भी थी प्लस बॉडीली इंजरी से उसकी डेथ हुई है। तीसरा है नॉलेज प्लस बॉडीली इंजरी, समझने की कोशिश कीजिएगा जो समझाना चाह रहा हूं आपको। देखिए
जो बच्चे नए हैं, जो भी तैयारी स्टार्ट जिन्होंने करी है, मैं उनके लिए बता रहा हूँ। अगर हम बात करते हैं इंटेंशन की प्लस बॉडीली इंजरी की, सजा कितनी है? 10 साल प्लस LI। अगर मैं नॉलेज की बात करता हूं, अगर नॉलेज थी आपको और नॉलेज के साथ आपने उसको मारा है तो 10 साल की सजा है, उसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं है। नॉलेज के साथ कैसे मारा है? मतलब आपको पता था सामने वाले को क्या है, ब्रेन ट्यूमर है, अगर उसको थोड़ा सा भी यहाँ पे हिट किया जाए तो उसका ट्यूमर क्या हो जाएगा? ब्रस्ट हो जाएगा, उसका ट्यूमर फूट जाएगा दिमाग का। जैसे ट्यूमर फूटेगा शरीर में कैंसर फैल जाएगा और एंड एंड अल्टीमेटली ही विल डाई। नॉलेज से मारोगे 10 साल की सजा है, लेकिन अगर इंटेंशन है तुम्हारे पास को मारने की तो 10 साल प्लस लाइफ इम्प्रिजनमेंट। अब कितनी सजा देनी चाहिए भाई? 10 साल तो मैक्सिमम सजा है ना, लाइफ इम्प्रिजनमेंट तो मैक्सिमम सजा है। तुम्हें कितनी मिलनी चाहिए इस पर सुनवाई होती है, इस सजा के ऊपर सुनवाई होती है कि भाई कितनी सजा दी जाए। तब प्रोसिक्यूशन बोलता है कि सर ये प्रीवियसली कन्विक्टेड है, पहले भी इसको सजा मिली हुई है, ये प्रीवियसली कन्विक्टेड आदमी है, फिर से कन्विक्शन करके इसको सर तो लंबी सजा दो, बाहर ना आए। दूसरी पार्टी क्या बोलेगी? दूसरी पार्टी बोलेगी सर घर में कोई कमाने वाला नहीं है, सोल ब्रेड अर्नर है। सोल ब्रेड अर्नर है, क्योंकि देखिए सजा पर सुनवाई तो होगी ना कि सर कम सजा दी जाए। तुम जजमेंट राइटिंग करोगे तब हियरिंग ऑन कन्विक्शन अलग होता है। कितनी सजा दी, क्वांटम ऑफ पनिशमेंट तो तय करना पड़ेगा ना आपको। सजा की सुनवाई मतलब सजा कितनी दी जानी चाहिए उस पर तो आप सुनवाई करोगे। तो द थिंग इज, हम चीजों को आइसोलेशन में नहीं पढ़ सकते, चाहे वो एक्सीडेंटल हो इंटेंशनल हो, हम चीजों को आइसोलेशन में नहीं पढ़ सकते। कल वाला टॉपिक शायद कल में कराना चाहिए था ये वाला, मैंने आज बता दिया कि प्रीवियस कन्विक्शन का क्या महत्व होता है ना। तो प्रीवियस कन्विक्शन जब पार्टी कोई रेज करती है तो वो रिलेवेंट बन जाता है कहाँ पे? सेक्शन 12 के एक्सप्लेनेशन 2 में। डन। लोग जिनकी क्लासेस छूटी हुई है प्लीज क्लासेस लीजिए, तुम्हारे चेहरे से पता लग जाता है, एक अलग कॉन्फिडेंस साथ बैठते हो वरना क्लास में। डन। आगे इलस्ट्रेशन पढ़िए, इलस्ट्रेशन बी। इलस्ट्रेशन बी में आइए। ए एम्प्लॉय टू रिसीव मनी फ्रॉम डेटर्स ऑफ बी। अब क्या था इस इलस्ट्रेशन में, देखिएगा। इसमें बता कि भैया एक आदमी है ए, उसकी सिर्फ नौकरी इसलिए लगा रखी है कि वो जाए और जितने भी डेटर्स है बी के, डेटर्स ऑफ बी मतलब आप मान लीजिए बी एक सेठ जी आदमी है, जिन लोगों ने भी कर्ज लिया हुआ है सेठ जी से, बी से, उसके लिए उन्होंने एक आदमी को अपॉइंट किया है ए को कि वो जाएगा और जिसने पैसा लिया है उस सबसे जाके कनेक्ट करेगा, रिकवरी का काम करेगा। इट इज एज ड्यूटी टू मेक एंट्रीज इन ए बुक। ये एक ही ड्यूटी है कि भाई वो एंट्री करेगा बुक्स के अंदर, शोइंग द अमाउंट रिसीव्ड बाय हिम। भाई जो भी अमाउंट ये रिकवर करेगा ना ऑन बिहाफ ऑफ सेठ जी बी के बिहाफ पर, ये क्या करेगा सर? उसकी एक एंट्री करेगा एक बुक के अंदर, भाई इसने इससे इतने रुपए लिए, इसने इससे इतने रुपए लिए, इसका काम बेसिक काम इसका क्या है? एक एंट्री करना, पैसा कलेक्ट करो, एंट्री करो डायरी में, भाई मैंने इससे इतने रुपए लिए। He makes an entry showing that on particular occasion he received less than he really did he receive। मतलब उसको सर मिल तो ज्यादा मिले, तो उसको ज्यादा है, क्या हुआ है? उसको लोगों ने पैसे तो ज्यादा दिए हैं, लेकिन उसने एंट्री नहीं करी उस चीज की, मतलब खुद के इस्तेमाल के लिए उसने क्या कर लिया, उस पैसे को यूज कर लिया, उसने मिसअप्रोप्रिएट किया उस चीज को, उसने पैसे को क्या किया सर? खुद के लिए दुर्विनियोग किया। आगे बढ़िए। द क्वेश्चन इज वेदर दिस फॉल्स एंट्री वाज एक्सीडेंटल और इंटेंशनल। अब सवाल ये है कि क्या भैया उसने जो एंट्री करी, क्या वो एक्सीडेंटली उसको भूल गया, बाय मिस्टेक से भूल गया, एक्सीडेंटली उसको भूल गया, या फिर उसने ऐसा इंटेंशनली किया है? जो उसने एंट्री नहीं करी ना उस बुक के अंदर, उसने आकस्मिक रूप से भूला है या फिर उसने साक्षी रूप से उस चीज को भूला है? सवाल ये है। द क्वेश्चन इज वेदर ही फॉरगेट बाय द एक्सीडेंटली और इंटेंशनली। द फैक्ट्स दैट
अदर एंट्रीज मेड बाय ए इन द सेम बुक आर फॉल्स। इस डायरी के अंदर और भी कोई पहले की कोई एंट्री है, वो भी क्या है सर, झूठी है, फॉल्स है, मिथ्या है, फॉल्स। तो उससे क्या पता लग रहा है सर, ये जो अपने इसने एंट्री करी है, ये इसने क्या करी है सर, इंटेंशनली करी है, साक्ष्य रूप से करी है। समझ में आई बात? क्योंकि पहले की एंट्री तो फॉल्स है, मार्केट से पैसा तो ले रहा है बराबर, लेकिन हिसाब में गड़बड़ कर रहा है। समझ में आई? तो एक्सीडेंटली है या इंटेंशनली है, उससे आप पहले के कंडक्ट तो देखोगे ना। पहले की चीज तो देखोगे उसकी, पहले उसने क्या किया है। इस सेक्शन 13 का पर्पस सिर्फ इतना सा है, एक्सीडेंटली किया है या इंटेंशनली किया है, बस। लेकिन ज्यादा वाइड सेक्शन में अगर आप जाओगे ना, अगर देखा जाए तो इस सेक्शन अगर यहाँ पे नहीं होता, सपोज सेक्शन 13 होता ही नहीं, तो भी सेक्शन 12 से काम चल जाता क्या 12 से काम? क्योंकि 12 सारे एलिमेंट्स कवर कर रहा था, लेकिन फिर भी वहां पे एक्सीडेंटल वाला एलिमेंट कवर नहीं था। चाहते तो एक एक्सप्लेनेशन बना के इसको भी कवर किया जा सकता था, बना देते एक और एक्सप्लेनेशन, द एक्ट एक्सीडेंटल और इंटेंशनल शोज आर रिलेवेंट। एक एक्सप्लेनेशन भी काम हो सकता था ना, क्योंकि या फिर एक एक्सीडेंटल वर्ड को ले आते हैं वहां पे। चलिए आगे चलिए। ए इज अक्यूज्ड ऑफ फ्रॉडुलेंटली डिलीवरिंग टू बी ए काउंटरफिट करेंसी। मतलब ए के ऊपर क्या आरोप है सर, ए के ऊपर ये चार्जेस है कि इसने बी को एक जाली नोट दिया है, काउंटरफिट करेंसी दी है, ठीक है ना सर, एक काउंटरफिट करेंसी दी है। द क्वेश्चन इज वेदर द डिलीवरी ऑफ द करेंसी वाज एक्सीडेंटल। अब सवाल ये है कि उसने गलती से जाली नोट दे दिया। अरे भैया अपने पास में मान लीजिए ये जोधपुर मिष्ठान भंडार, ठीक है, मैं जाता हूँ एक दिन, और एक दिन ऐसे खुश, हर दिन मतलब तुम समझ लो कि हर दूसरे तीसरे दिन तुम्हें बढ़िया कभी लस्सी पिला रहा हूँ, कभी कचौरी खिला रहा हूँ, कभी समोसे खिला रहा हूँ, और वहां जाता हूँ 500 का नोट देता हूँ, और जो चीज ले लो, फुल रही सी हो रखी है। एक दिन नकली नोट पकड़ाई में आया, उन्होंने सोचा कि यार होगा किसी का, नहीं ध्यान दिया, उन्होंने साइड में रख दिया उस चीज को। हर तीसरे दिन में वापस पहुंच गया कि ये लो नोट 500 का। इस बार भी आया तो उसको शक हो गया, उसने साइड में रख दिया। फिर भी उसने सोचा कि यार सर इतने रेस्पेक्टेड है, कहाँ ही कब काम करेंगे। तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार उसने एक बार पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया कि सर ये आदमी है, हर 3-4 दिन में आता है बच्चों को लेके और ये करेंसी नोट चला रहा है यहाँ पे। पुलिस आई, आके उन्होंने मेरे ड्रॉवर खोला, बंडल के बंडल पड़े नोटों के, करेंसी नोट्स के। समझ रहे हो? सवाल ये है क्या मैंने वो एक्सीडेंटल दिया है वहां पे? सवाल ये। अब आगे पढ़िए। द फैक्ट्स दैट सून बिफोर और सून आफ्टर द डिलीवरी टू बी ए डिलीवर्ड काउंटरफीट करेंसी टू सी डी ई आर 11। मतलब अगर यही नोट मैंने पेट्रोल पंप पे भी दिए हैं, यही नोट मैंने मकान वाले को रेंट में भी दे दिए, यही नोट मैंने सफाई वाले को भी दे दिए, तो भैया फिर तो चीज क्या है, फिर तो इंटेंशन तो बिल्कुल भी नहीं है। फिर तो हाँ हाँ एक्सीडेंटल है, मतलब इंटेंशनल है बिल्कुल ही। एक्सीडेंटल तो बिल्कुल भी नहीं है, वो चीज क्या है सर, वो इंटेंशनल है। समझ में आई कि हाउ डज दिस सेक्शन वर्क्स? आसान है। तो तुमको कोई भी चीज से पता लगे कि एक्सीडेंटल किया है या फिर इंटेंशनल किया है, कल को जज बन जाओगे तो बताओगे ना। कोई कहता है सर एक्सीडेंटली ये काम हुआ है, एक्सीडेंटली हुआ है, पहले भी तो उसने इन लोगों को ठोका हुआ है। पुलिस वाले क्यों बताते हैं कि हाँ यार ये आदमी ने पहले भी ऐसा काम किया हुआ है? अब कोर्ट क्यों देखता है कि भाई कोई एंटीसीडेंट है या नहीं? वापस आता हूँ बेल वाली मैटर पे। कोर्ट क्यों देखता है कि एंटीसीडेंट्स है या नहीं, कोई भैया कोई पूर्व उसके अपराध है या नहीं? उससे क्या पता लगता है कि भैया ये तो हैबिचुअल है या तो करने का। अब एक्सीडेंटल तो हुआ नहीं ना। जैसे मान लीजिए रोड पे चल रहे थे, एक आदमी रोते के 2 थप्पड़ दे दी उसको, एफआईआर हो गई उसके खिलाफ, करवा दी एफआईआर। अब वो कोर्ट कह रहे हैं सर वो बहुत एक्सीडेंट हो गया था, बस ऐसे सर जल्दी जल्दी में हो गया। लेकिन अगर उसके खिलाफ और भी सिमिलर कंप्लेंट्स हैं कि ये लोगों को राह चलते लोगों को पीटता रहता है, तो फिर तो इंटेंशनली कर रहा है सबको। बात समझ में आ रही है? ये सारे प्रोविजंस कोर्ट का माइंड फ्रेम करते हैं, ये कोई सेटल्ड प्रिंसिपल नहीं है, ये कोई सिद्धांत स्टैब्लिश थोड़ी कर रहे हैं। ये बता रहे हैं कि कोई यहाँ पे कोई हम लोग प्रिंसिपल स्टैब्लिश किया जा रहा है। डन। लिख ले थोड़ा सा सेक्शन 13। चलो लिखने का काम शुरू करते हैं। आसान आसान से प्रोविजन है, तुम लोग इसे घबराते हो सब से। बहुत कहते रहा हूँ ना कि बहुत ही ज्यादा टफ एक्ट नहीं है ये, इट्स अ वेरी इजी एक्ट।
तुम्हें पता है अभी इंटरव्यू जब चल रहे थे ना, तो अपनी स्टूडेंट है निविशा, तो उनसे मेरी बात हुई, तो वो बता रही थी कि सर मुझसे पूछा कि कौन सा आपका फेवरेट सब्जेक्ट है। तो इतने में एक जज बोल उठे बीच में, प्लीज डोंट से एविडेंस एक्ट। क्योंकि हर बच्चा इंटरव्यू बोर्ड में जाके क्या बोलता है कि सर एविडेंस इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। व्हाई एविडेंस इज एवरीवन्स फेवरेट सब्जेक्ट? क्योंकि एक्ट इंटरेस्टिंग है, पढ़ने में मजा भी आता है, समझ में आई बात। लेकिन याद रखना कि एविडेंस एक्ट अगर पूछने वाला अगर दमदार व्यक्ति हो गया सामने वाला, जो तुम्हारे एविडेंस में तुम समझ लेना तुम्हारी हालत खराब कर देगा। क्योंकि एविडेंस एक्ट दिखता है ईजी है, लेकिन जब आप इसके रिलेवेंसी और एडमिसिबिलिटी की में घुसोगे ना, तो वो चीज दिक्कत करती है, याद रखना। बिकॉज हर चीज एडमिसिबल नहीं है और हर चीज रिलेवेंट नहीं है। रिलेवेंट चीज जरूरी नहीं कि रिलेवेंट चीज एडमिसिबल हो, जरूरी नहीं है, कभी कभी कोई चीज रिलेवेंट होती भी नहीं है फिर भी वो एडमिसिबल बन जाती है। सवाल इतना सा बोले कि बोले मेरा सर एविडेंस बहुत अच्छा है, पूछिए। मैं तो एक ही सवाल पूछता हूँ कि कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जहाँ पे रिलेवेंट चीज भी एडमिसिबल हो जाती है, या फिर जो चीज रिलेवेंट नहीं है वो भी एडमिसिबल हो जाती है, या फिर रिलेवेंट है लेकिन एडमिसिबल नहीं है। इसके कुछ एग्जांपल्स दीजिए मुझे। अच्छा, वहीं फिर उसकी आवाज चेंज हो जाती है, उसको लगता है पूछेंगे उससे उसको लगता है पूछेंगे कन्फेशन क्या होता है, एडमिशन क्या होता है, डायरेक्शन क्या होता है। ये तो सभी को पता है, ये तो बच्चा भी जानता है कि क्या है ये सब चीजें। अभी तो पढ़ लोगे तुम लोग मुझसे, तो तुम कहोगे कि सर एविडेंस तो बहुत ही अच्छा है। मुझे लगता है कि अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हैं तो आपको बोलना चाहिए कि मेरा सीपीसी, एसआरए, लिमिटेशन, टीपीए ये मेरे स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि पोस्ट का नाम क्या है? सिविल जज। आपको सिविल सब्जेक्ट को बताना है, क्योंकि सिविल सब्जेक्ट में आपसे ज्यादा डीप में नहीं पूछेंगे। आप सीबीसी में वो क्या पूछ लेंगे आपसे, चलो बताइए रिजेक्शन ऑफ प्लेंट क्या है, रिटर्न ऑफ प्लेंट क्या है। सवाल वही है 15-20 घुमा के इंटरव्यू में, बट द वे हाउ यू आर रिप्रेजेंटिंग योरसेल्फ। आप एविडेंस क्यों बोल रहे हैं जो सब बच्चे बोल रहे हैं? समझ में आई बात। जजेस इतने इरिटेट हो गए थे लास्ट तक, उन्होंने तो बोल दिया कि प्लीज एविडेंस छोड़ के कुछ भी बोल दो, सबसे पूछ लेंगे सवाल, एविडेंस मत बोलो। चलिए थोड़ा सा लिखेंगे। लिखिए सेक्शन 13, लिखिए प्लीज। डायरेक्ट में जो लिखा है वो उसको प्लीज एज इट इज नोट कर लीजिएगा। मैं अब थोड़ा सा डिक्टेशन देना स्टार्ट करता हूँ उसमें। सेक्शन 15 इज एन एक्सेप्शन, सेक्शन 13 is an exception. Section 13 is an exception to the general rule that Section 13 is an exception to the general rule that evidence of similar facts is not relevant. Evidence of similar fact is not relevant. Evidence of similar facts. Evidence of similar facts is not relevant. धारा 13 उस सामान्य नियम का अपवाद है, उस सामान्य नियम का अपवाद है जो ये बताती है कि जो ये बताती है कि जो ये बताती है कि कि समरूप तथ्य के साक्ष्य समरूप तथ्यों के साक्ष्य समरूप तथ्यों के साक्ष्य समरूप तथ्यों के साक्ष्य सुसंगत नहीं होते, सुसंगत नहीं होते, सुसंगत नहीं होते। This exceptions become necessary. This exception become necessary. This exceptions become necessary to prove to prove to prove or to overthrow the defense of accident, overthrow the defense of accident in cases of in cases of in cases of habitual crimes in cases of habitual crimes by the offender by the offender
लिखिए, ये अपवाद, ये अपवाद, ये अपवाद उन प्रतिरक्षाओं को पलटने के लिए आवश्यक है, ये अपवाद उन प्रतिरक्षाओं को पलटने के लिए आवश्यक है, ये अपवाद उन प्रतिरक्षाओं को पलटने के लिए आवश्यक है जिनके अंतर्गत, जिनके अंतर्गत अभियुक्त द्वारा, अभियुक्त द्वारा, अभियुक्त द्वारा अभ्यस्त अपराधों के लिए, अभियुक्त द्वारा अभ्यस्त अपराधों के लिए, अभ्यस्त अपराध को इन्वर्टेड कॉमा में करना, अभियुक्त द्वारा अभ्यस्त अपराधों के लिए, अभ्यस्त अपराधों के लिए अपराधों के लिए आकस्मिक, आकस्मिक घटना होने की प्रतिरक्षा ली जाती है, आकस्मिक घटना होने की प्रतिरक्षा ली जाती है, प्रतिरक्षा ली जाती है, क्योंकि उनकी प्रतिरक्षा को क्या है सर, पलटना पड़ेगा ना सर। एक बार पढ़िए प्लीज, जो लाइन लिखवाई मैंने, एक बार हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे पढ़िए जो लिखवाया मैंने। मन में पढ़िए, मन में पढ़िए, जो लास्ट लाइन जो लिखवाई ना मैंने उसको पढ़िए। वाई दिस सेक्शन, ये पर्पज इस सेक्शन का, ठीक है। जो भी अभ्यस्त अपराधी हैं, जो भी हैबिचुअल क्राइम करते हैं, जो भी आप बार बार एक ही क्राइम कर रहे हो, जो भी, तो उसको, उसके डिफेंस को, उसके प्रतिरक्षा को आपको पलटना है। अगर वो आकस्मिक लेते हैं कि भाई एक्सीडेंट हुआ है हमारे साथ, तो उस चीज को रिवर्स करने के लिए आपको सिमिलर अकरेंसेस को देखना पड़ेगा। बेसिकली सिमिलर अकरेंसेस आप नहीं देखते हो, बेसिकली क्या होता है, सिमिलर अकरेंसेस आप नहीं देखते हो क्राइम के अंदर, लेकिन जहां पे एक्सीडेंट, वो डिफेंस लिया जा रहा है कि एक्सीडेंट हुआ है मेरे से, तो तब आप देखोगे। समझ में आई? और डिपेंड करता है केसेस के ऊपर भी, डिपेंड किसके ऊपर करता है, केसेस के ऊपर। वैसे मान लीजिए एक सिविल केस है, अब सिविल केस में किसी अकाउंटेंट पे आप आरोप लगा रहे हो कि ये बहुत चोरी करता है, घपले करता है अकाउंट के, इसने हमारे पास 8 साल से काम कर रहा है और 8 साल से इसने 1 करोड़ रुपए का गबन कर लिया। होता है ना कि एक अकाउंट में तुम्हारे काम करता है 15,000 की नौकरी में, अब गाँव में उसने मकान बना लिया, जमीनें खरीद ली, तुम तो ये ओनर हो, तुम्हें तो शक होगा ही ना, तुम होगा नहीं होगा शक। तुम एक दिन अकाउंट चेक किया, तुमको मिला कि यार ये तो गड़बड़ कर रहा है, तुमने कह दिया 8 साल से जितना भी सब 1 करोड़ का नुकसान इसने किया है, तो कोई लिमिट तो होगी ना। और इनफैक्ट जब आप चार्ज फ्रेमिंग में देखोगे तो 212 एक सेक्शन आता है, सेक्शन का नाम क्या है, 212 सीआरपीसी में। वो ये बोलता है कि जहां पे भी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का मामला है, अरे भैया आपके पास जो काम कर रहा है वो क्या कर रहा है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ, आपने तो उसको इंटरेस्ट कर दिया ना कि भैया काम करना है, पब्लिक वो आपका कौन है, सर्वेंट है, तो उसमें ये बोला गया है कि सिर्फ 1 साल तक का मामला ले सकते हो। कितने साल तक का, सिर्फ 1 साल तक का मामला लो, 8 साल पुराना नहीं। हम सिमिलर अकरेंसेस नहीं देखते, पुरानी, बहुत पुरानी चीजों की नहीं देखते, लेकिन 1 साल का देखो बस। देर इज सम लिमिटेशन, अगर प्रोविजंस बने हैं तो उनमें कुछ लिमिटेशन तो होनी चाहिए ना। अगर कोई आदमी कहता है जो बार बार एक तरह का काम कर रहा है, अभ्यस्त अपराध कर रहा है, ठीक है, अगर वो हैबिचुअल क्राइम्स कर रहा है बार बार, और वो ये डिफेंस लेता है कि ये मेरे से एक्सीडेंटली हुआ है, तो उसके डिफेंस को काउंटर करने के लिए ये सेक्शन लाया है, ताकि कोर्ट एक प्रिजम्पशन, कोर्ट एक इन्फ्रेंस ड्रॉ कर सके, कोर्ट एक अनुमान लगा सके कि हाँ ऐसा हुआ होगा। ठीक है, ये अल्टीमेटली क्या होता है, कोर्ट जितना भी एविडेंस एक्ट है, ये अल्टीमेटली सपोर्ट किसको करता है, हेल्प किसको करता है, कोर्ट को करता है। आगे लिखिए, आगे लिखिए, इट मे बी नोटेड दैट, इट मे बी नोटेड दैट, it may be noted that evidence of similar facts, evidence of similar facts can be given, can be given for the purpose of, for the purpose of, for the purpose of, for the purpose of, in order to establish, in order to establish, in order to establish a state of mind, in order to establish a state of mind or mens rea, in order to establish a state of mind or mens rea। इस धारा में यह बात भी दर्ज किए जाने योग्य है कि
इस धारा में यह बात भी दर्ज किए जाने योग्य है कि इस धारा में यह बात भी दर्ज किए जाने योग्य है कि इस धारा में यह बात भी दर्ज किए जाने योग्य है कि ये बात भी दर्ज किए जाने बात कर रहा हूं ना मैं आपसे, वो वाली बात है ये बात भी दर्ज किए जाने योग्य है कि बात भी दर्ज किए जाने योग्य है कि इस धारा में, थोड़ा तेज लिखिए, इस धारा में ये बात भी दर्ज किए जाने योग्य है कि उन सभी उन सभी उन सभी समरूप तथ्यों के लिए उन सभी समरूप तथ्यों के लिए साक्ष्य दिया जा सकता है उन सभी समरूप तथ्यों के लिए साक्ष्य दिया जा सकता है जिनसे 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 मन की मन की या आपराधिक आशय आपराधिक आशय आपराधिक आशय का मन की या आपराधिक आशय का होना पता चलता है आपराधिक आशय का होना पता चलता है आपराधिक आशय का होना पता चलता है। आगे लिखिए, सच एविडेंसेस सच एविडेंसेस सच एविडेंसेस falls under falls under both sections 12 and 13 such evidences falls under both section 12 and 13 ऐसे साक्ष्य ऐसे साक्ष्य ऐसे साक्ष्य धारा 12 व धारा 13 दोनों के अंतर्गत लिए जाएंगे धारा 12 व धारा 13 दोनों के अंतर्गत लिए जाएंगे धारा 12 व धारा 13 के अंतर दोनों के अंतर्गत लिए जाएंगे। आगे लिखिए, परंतु यहां धारा 12 ज्यादा व्यापक है। However, here section 12 is more wider. However, here section 12 is more wider. परंतु यहाँ धारा 12 ज्यादा व्यापक है ज्यादा व्यापक है ज्यादा व्यापक है। ठीक है, डन। एक्सीडेंटल और इंटेंशनल का कोई जजमेंट देख लेता हूँ, लाइव लो पे मिल जाता है मुझे तो आपको लिखवा देता हूँ। कोई डाउट इस टॉपिक में तो पूछिए प्लीज। कोई ऐसा जजमेंट नहीं है अभी रिसेंटली तो। नहीं, कोई ऐसा जजमेंट नहीं है इस टॉपिक के ऊपर, कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है टॉपिक, बस ठीक है ना। फ्री के हिसाब से जो है आप देख लीजिएगा इसको। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। सेक्शन 16 और पुराने वाला सेक्शन 16 है, नया वाला क्या है? सेक्शन 14 14। चलिए, देखिए सेक्शन 16 के साथ में व्हाट वी हैव टू रीड।
28 हमें इसके साथ पढ़ना है। इसको साथ में पढ़ना है। चलिए खत्म करते हैं इसको यहीं पे, ठीक है। अब सर बात क्या बोल रहा है ये, बात कर रहा है ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस की। इसकी बात कर रहा है, कोर्स ऑफ बिजनेस की बात कर रहा है। अब कोर्स ऑफ बिजनेस क्या होता है उसको थोड़ा सा समझेंगे। एक बार एक सारे सेक्शंस निकाल के देख लीजिए कहाँ कहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है। जो लिखे हैं सेक्शंस एक बार मार्क कर लीजिए और अपने बैरेक में ही, जैसे मैं अब सेक्शन 14 भी पढ़ा रहा हूँ, 14 पढ़ा रहा हूँ, तो उसके बगल में लिखा कीजिए 14 के साथ ये सब पढ़ना है। एंड टू एंड खत्म करो चीजों को, भरोसे मत छोड़िए किसी के। बोलते हैं पुराने वाले सेक्शंस बताऊं, पुराने वाले 119F, हाँ पुराना वाला 114 है। होता क्या है सर कोर्स ऑफ बिजनेस, इसको समझिए और कहाँ पे इसका रिलेवेंसी होती है। देखिए हर सेक्शन की बात अलग अलग है, हर सेक्शन की बात क्या है सर, अलग अलग है। पहले मैं बात करता हूँ सेक्शन 14 की, लिखो इनको एक साथ दूंगा, ठीक है ना। पहले मैं सेक्शन 14 की बात करता हूँ। अब सेक्शन 14 में ये बोलते हैं कि सर जहां कहीं भी सवाल ये है कि क्या ऐसा हुआ होगा, जहां कहीं भी सवाल ये है कि भैया क्या एक ऐसे हुआ था या ऐसे हुआ होगा। जैसे मान लीजिए एक अकाउंटेंट है आपके ऑफिस में, ठीक है, आपके अकाउंटेंट है ऑफिस में, और अकाउंटेंट का काम यह है कि जो भी सेल होती है पर डे की, जो भी सेल होती है, इधर तो सर लिखता है वो क्रेडिट, इधर लिखता है डेबिट। मतलब इधर तो जितना पैसा आया और इधर से पैसा जो गया, ये ऐसे ऐसे लिखते हैं मार्केट में, बेसिक अकाउंटिंग पैसा उसे लिखता है वो, ठीक है ना। अब सवाल ये है कि क्या 15 जुलाई 2020 को उसने क्या हिसाब नोट किया था। सवाल ये है कि 15 जुलाई 2020 को उसने हिसाब नोट किया था। अगर उसने पहले भी हिसाब सही तरीके से नोट किए हैं तो यही माना जाएगा कि हाँ सर उसने सही तरीके से। हो सकता है ना कि अकाउंटेंट सर अपने घर का ही मेंबर है, कभी कोई गलत नहीं करता, और उसका उसके ऊपर तो मेरे को खुद से ज्यादा, मेरे बेटे से ज्यादा विश्वास करता हूँ मैं उसको। होता है ना सेठ जी टाइप, बेटे से ज्यादा विश्वास है मुझे मेरे अकाउंटेंट पे। तो सवाल ये है कि क्या जो कोर्स ऑफ बिजनेस है, कारोबार के अनुक्रम में जो भी आपने हिसाब नोट किया है, क्या वो ऐसा ही था। सवाल ये है क्या उस दिन ये हिसाब सही से नोट हुआ है। ले हाँ सर सही नोट हुआ है, बाकी चीजें सही है तो ये चीज भी सही है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर नेचुरली उस चीज को अगर आप देखो, अगर वो रोज हर दिन ऐसे हिसाब नोट करता है तो उस दिन क्या 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 था विशेष जो वो गलत नोट करेगा, यही बात है ना। तो आप इन चीजों के एविडेंसेस दे सकते हो बस, और वो चीज क्या है, रेलेवेंट है। अब डेली कोर्स ऑफ बिजनेस में आपने वो चीज दी है तो सर वो चीज रेलेवेंट है। इलस्ट्रेशन देख लीजिए इसका एक बार, बहुत ही बेसिक सा सेक्शन है, कुछ ऐसा टफ सेक्शन नहीं है। The question is whether a particular letter was dispatched. The facts that it was ordinary course of business for our letter put in a certain place to be carried to the post. The letter was put in the place is irrelevant. ये सवाल ये है क्या एक लेटर को सेंड किया गया था। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक, मैंने मान लीजिए अमित को बोल दिया या प्रवीण को बोल दिया, मैंने कहा जाओ ये लेटर को पोस्ट करके आओ,
और मैं जब भी मेरे को कहीं लेटर भेजना होता है तो मैं इन्हीं लोगों को देता हूँ, जाओ उसको पोस्ट करे आओ। ठीक है, क्या एक प्रेषित किया, ये तथ्य कि कारोबार के साधारण अनुक्रम में वे सभी पत्र जो किसी स्थान में रख दिए जाते थे डाक में डालने ले जाए जाते थे। और हो सकता है ना कि मैंने उन बच्चों को इनको बोल रखा हो कि यहाँ पे एक बॉक्स लगा रखा है, अगर इसमें कोई लेटर पड़ा है तो जाके उसको पोस्ट कर देना। तो मैंने लेटर रख दिया था, फिर मैं क्लास आ गया, जब मैं आया वापस तो वो लेटर था नहीं, मैंने पूछा कि कहाँ गया, तो सर हो गया वो, तो कर दिया पोस्ट। समझ में आई बात? अगर नॉर्मली चीजें, नेचुरली चीजें अगर ऐसे ही होती है तो फिर वो चीज भी वैसे ही हुई है। तुम गए बैंक के अंदर, अब बैंक में क्या होता है ना, चेक चेक डालने का काउंटर होता है, होता है ना कि सारे चेकों को 12 बजे के पहले पहले ले लिया जाएगा। आप सुबह 10 बजे चले गए, वहां पे एक चेक का बॉक्स लगा हुआ था, आपने उस बॉक्स में उस चेक को डाल दिया, तो मतलब 12 बजे बैंक ऑफिसर जाएगा, उस बैंक के अंदर ही एक छोटा सा डब्बा होगा, उसको खोलेगा, जितने भी चेक होंगे सबको लेके पैसा भेजना स्टार्ट कर देगा लोगों को। यही होता है। अगर चेक को वहां डाला है तो सर वो पैसा क्रेडिट हुआ होगा, और पैसा क्रेडिट नहीं हुआ है तो फिर अलग बात है, वो अलग लाइबिलिटी हो सकती है, लेकिन हमने तो हमारा काम किया है। अब कल को कोई बैंक पे चढ़े कि सर आपने पैसे नहीं भेजा, चेक रख के गया था, आया नहीं अभी तक यार, बोले आपने वहां रखा था तो हो गया होगा, फिर तो आप पार्टी से पूछिए। समझ में आई बात? जो चीजें नेचुरली वैसे होती है, जैसे मान लीजिए मेरे को यहाँ से, मेरे को जयपुर से जोधपुर हाई कोर्ट में कोई लेटर भिजवाना है, ठीक है, मैं गया अपने भारतीय पोस्ट, इंडियन पोस्ट के पास में स्पीड पोस्ट करवाने के लिए। तो मैंने कहा कितना टाइम लगेगा, बोले सर 3-4 दिन लगेंगे। अच्छा, फिर मैं गया डीटीडीसी के पास में, बोले सर 1 डे डिलीवरी। तो मैंने मैंने सोचा यार 1 डे डिलीवरी अच्छी बात है, ले भाई 1 डे डिलीवरी में पहुंचाओ। अब 2-3 दिन बाद तो यही सोचूंगा ना मैं कि यार मिल गया होगा उन्हें, कौन चेक करे, क्योंकि नेचुरली अगर पहुंच रहा है तो पहुंच ही गया होगा, कौन चेक करे कि पहुंच गया, पहुंचा नहीं पहुंचा। बात समझ में आ रही है? जो चीजें नेचुरली जैसे होती है वो वैसे ही होंगी, आप जल्दीबाजी करोगे कुछ नहीं होगा। बात समझ में आई? अगर आपने अकाउंट मेंटेन किया है, आपने कोई चीज लिखी है, आप एक अकाउंटेंट है, 15 साल 20 साल से काम करता है, अब उस दिन का हिसाब में कोई गड़बड़ आ रही है, दूसरी पार्टी ने केस कर दिया आपके ऊपर, आपने अपना अकाउंट जाके दिखा दिया, सर हमारा अकाउंटेंट कभी गलत नहीं लिखता, आप इसकी कोई सी भी एंट्री उठा के देख लो, 15 साल से ये एंट्री कर रहा है, इसने नहीं लिखा है कि नहीं मिला है हमें पैसा, तो मतलब नहीं मिला है पैसा, हम झूठ क्यों बोलेंगे। बात समझ में आई? इज इट क्लियर? तो आप एविडेंसेस दे सकते हो उनके सब चीजों के रिगार्डिंग भी। दूसरा देखिए, द क्वेश्चन इज वेदर ए पर्टिकुलर लेटर रीच्ड ए, क्या एक सवाल ये, क्या एक पत्र जो है वो क को मिला है या नहीं मिला है। द फैक्ट दैट इट वाज पोस्टेड इन ड्यू कोर्स एंड वाज नॉट रिटर्न थ्रू द रिटर्न लेटर ऑफिस आर रिलेवेंट। ये वो तथ्य कि वो सम्यक अनुक्रम में डाक में डाला गया था और कि वह पुनः प्रेषण केंद्र द्वारा लौटाया नहीं गया था, सुसंगत है। मतलब अरे सर लेटर्स के लिए लिखते ना, इफ अनडिलीवर्ड काइंडली डिस्पैच टू दिस, वो तुम्हारे लिए नहीं होता है। अगर लिखते हैं ना अपन, अरे भैया तुमने एटीएम मंगाया कभी, एटीएम उस पर लिखा रहता ना, इफ नॉट डिलीवर्ड देन काइंडली रिटर्न टू ऑन दिस एड्रेस, लिखा होता है। अब अगर कोई लेटर तुमने भेजा है और तुमने उस पर लिखा था कि इफ नॉट डिलीवर्ड काइंडली रिटर्न टू दिस लेटर अगेन, उसका मतलब ये है कि भैया जब डाक वाला देने जाएगा ना उसको, तो उसने देखा कि भैया डिलीवर करना है इसे, अब वो डिलीवर कर, अगर वापस तुमको वापस लेटर नहीं आया है तो मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि वो डिलीवर हो चुका है। जो चीजें जैसे चलती है वो वैसे तो होगी ना, तुम नया सिद्धांत कहां से प्रतिपादित कर दोगे भाई। समझ में आया कितना आसान सा सेक्शन है, सेक्शन 14, तुम उसको पढ़ लीजिए, मैं लिखवा दूंगा। 28 की बात करते हैं, 28 बात करते हैं अकाउंट्स की, निकालिए 28। अट्ठाईस समझिए, देखिए सर अकाउंट की एंट्री क्या होती है इसको समझिएगा एक बार। 28 निकालिए। अब सर मैं 28 की बात करता हूँ, प्लीज 28 को थोड़ा सा समझिएगा, समझ में नहीं आएगा वरना। यहाँ पे एंट्री किस चीज की है, सिर्फ और सिर्फ अकाउंट की एंट्री है। तो लेखे में कोई भी अगर आप दर्ज कर रहे हो, अकाउंट्स में एंट्री कर रहे हो, तो वो चीज कहाँ पे हम ले रहे हैं, सेक्शन 34 में ले रहे हैं। मतलब ये अब ये मत बोलिएगा कि सर वो तो 16 में भी आ सकती है, कि हाँ वो भी वहां भी आ सकती है, सॉरी 14 में भी आ सकती है। अब ये मत कहिएगा सर वो तो 14 में आ गई तो फिर अब ये उसमें क्यों आ रही है, 28 में क्यों आ रही है।
सब प्रोविजंस में एक सिमिलर सी बात होती है, ठीक है। इधर देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। सर मुझे जैसे मैं इंडिया में बहुत सारी होटल्स में रुका हूँ, आई यूज टू ट्रेवल अलॉट। जब ये कोचिंग नहीं स्टार्ट की थी मैंने, तब मेरा ये होता था कि हर 6 महीने में, हर 2 महीने में, हर 3 महीने में एक लॉन्ग वीकेंड ट्रिप लेना, मतलब 7 दिन का, 10 दिन का, लंबे लंबे वीकेंड्स लगाने हैं, ठीक है। गोवा में मेरिडियन होटल है, ठीक है ना, ले मेरिडियन है वहां पे। मैं 3 साल पहले की न्यू ईयर पे आई वॉज इन गोवा, ली मेरिडियन, 31 दिसंबर, ले मेरिडियन, 31 दिसंबर 2022, 2-3 साल पहले की जो बात है, उस टाइम आई वॉज देयर। समझने की कोशिश कीजिएगा। अब यहां पे जो मेरे रजिस्टर में मेरी एंट्री हुई है, सुनिएगा बात, ऐसे होते हैं ना रजिस्टर में एंट्री होती है ना, कि गेस्ट का नाम क्या है, कहां से आए है ना, ठीक है, इनका नंबर क्या है, फोन नंबर क्या है। ये एंट्री जो है, ये एंट्री रिलेवेंट हो सकती है सेक्शन 14 में, लेकिन ये एंट्री रिलेवेंट नहीं है सेक्शन 28 में। 28 किस चीज से स्पेसिफिकली डील करता है? सिर्फ और सिर्फ अकाउंट से। अरे सर मैंने क्रेडिट कार्ड लगा के पेमेंट किया यहाँ पे इस होटल के बाहर, उन्होंने एक स्लिप को रखा होगा, एक बैंक, एक कॉपी मेरे पास आ गई, एक कॉपी उनके पास है। उन्होंने जो मेरी क्रेडिट कार्ड की स्लिप को अपने एक फाइल में रखा, संभाल के रखा होगा उन्होंने भी क्रेडिट कार्ड की स्लिप को। तो जिस फाइल में उन्होंने मेरी क्रेडिट कार्ड की कॉपी, जिससे पेमेंट किया था मैंने होटल में रुकने का, वो जो चीज है, वो चीज रिलेवेंट कहां है? 28 में। अकाउंट्स की बात करोगे तो स्पेसिफिकली कहां जाना पड़ेगा? 28। और रजिस्टर की एंट्री की बात है कि हाँ भाई जो भी गेस्ट आता है सब इसमें एंट्री करते हैं सर, वो चीज कहां है? डिफरेंस समझ में आ रहा है? इंटरकनेक्टेड हो सकते हैं। कोई पार्टी अगर 14 में एविडेंस देना चाहे तो दे दे एविडेंस, क्या दिक्कत है? कोर्ट ये थोड़ी कहेगा नहीं नहीं आप 14 में मत आइए, आप जाइए 28 में, ये थोड़ी होता है। आप उसको जहां इच्छा है। अरे हाई कोर्ट में तो इससे हालत खराब है, तुमको क्या बताऊं, दुख होता है। रिट के ऊपर तो बेल मिल रही है, 226 में तो बेल ले रहा है आदमी। रिट्स पे अपील जा रही है, ये हालत है। और जजेस भी ग्रांट कर रहे हैं। मैंने पूछा कि रजिस्ट्री से इसे मार्क क्यों नहीं कर रही है, ऑब्जेक्शन मार्क कर दे। बोले रजिस्ट्री वालों को अपनी नौकरी से प्यार नहीं क्या? जब जज साहब ही ऑर्डर कर रहे हैं, जब जज साहब ही क्या कर रहे हैं, आदेश कर रहे हैं, बेल एप्लीकेशंस पे जजमेंट आ रहे हैं, एंटिसिपेटरी बेल पे क्या आ रहा है? बहुत हालत खराब है। ये बहुत ज्यादा, मतलब आप, अभी एक दोस्त है हमारे, जोधपुर गया था मैं उनके पास में, अभी याद है ना 24-25 तारीख को इंटरव्यू के टाइम पे मैं जोधपुर गया था उनके पास। तो मैंने ऐसे ही पूछा, मैंने कहा कैसा है यहाँ का हाई कोर्ट, क्योंकि मैंने आई नेवर प्रैक्टिस इन राजस्थान हाई कोर्ट, आई नेवर प्रैक्टिस इन राजस्थान हाई कोर्ट, आई प्रैक्टिस बिफोर ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट, मैंने यहाँ प्रैक्टिस करी और दे आर वेरी वेरी वेल फंक्शन हाई कोर्ट। हमारे हाई कोर्ट के हालात, बेल एप्लीकेशंस में ऑर्डर आना चाहिए, ये समझाता हूं मैं। एप्लीकेशन लगे तो क्या आएगा? ऑर्डर आएगा। भाई आवेदन पे क्या आएगा? आदेश। बेल एप्लीकेशन जजमेंट आया, 482 में बेल हो रही है। तो थोड़ा सा दुख भी होता है, देखिए बट ठीक है, तुम लोगों को तुम तो लो सीखो। मैं तो बहुत ही छोटा प्राणी हूँ, किसके ऊपर क्या कमेंट करूं, लेकिन तुम लोग जो भैया, जो हमारे पास बच्चा आएगा उसको तो लो पढ़ाऊंगा अच्छे से, कोई फर्क नहीं पड़ता लाइफ की 1-1.5-2 साल तैयारी करने में। मैं जिंदगी भर जिंदगी भर तुम एक सुपर एडवोकेट बनोगे, सुपर जज बनोगे, इतने वेल इतने वेल फंक्शन जज बनोगे, इतने वेल फंक्शन एडवोकेट बनोगे
कि तुम लोगों ने लोगों पढ़ा है, उसको जिया है। नियम के खिलाफ है, प्रोसीजर फॉलो नहीं हो रहा है। अरे नहीं यार, देर देर अब नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे तो फिर सभी लोग भागेंगे। आप बताओ, अगर आज कोई ट्रिब्यूनल बना रखी है, आज क्या बना रखी है? ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल कहता है, जैसे मान लीजिए ट्रांसफर हो गया आपका, आपका ट्रांसफर कर दिया, आप सरकारी सरकारी मास्टर थे, आपका ट्रांसफर कर दिया, आपसे चले गया हाई कोर्ट, और आपने बहुत इमरजेंसी दिखाई कि सर घर में कैंसर है, या फिर जो जो भी आप, जैसे कोई टीचर है उसका ट्रांसफर हो गया, टीचर ने बोला सर मेरे को कैंसर है, टीचर बोलता है कि सर कैंसर है और इसलिए ट्रांसफर रुकना चाहिए। अर्जेंट केसेस में होता है ऐसा, लेकिन अगर तुम एक में रिलीफ दे रहे हो, 10 में रिलीफ दे रहे हो, दिन की 50 रिलीफ तुम इसी में दे दोगे, तो फिर ट्रिब्यूनल का क्या काम है? एक्सेप्शनल केसेस में प्रोसीजर को तोड़ा जाता है, क्योंकि प्रोसीजर इज द हैंडमेड ऑफ जस्टिस, नॉट इज मिस्ट्रेस। तुम प्रोसीजर को तोड़ सकते हो, प्रोसीजर शुड वर्क एज ए लुब्रिकेंट इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। तो प्रोसीजर प्रोसीजर को अब, लेकिन बेल एप्लीकेशन में जजमेंट तो नहीं आएगा ना। देयर इज नॉट समथिंग गुड। एक सिविल मैटर था, उसमें बेसिकली अपील लगानी चाहिए थी सिविल कोर्ट के अंदर, वकील लोग लगा रहे हैं, घर की बात है, मेरे क्या है, मेरे एक रिलेटिव है, उनके पानी के टैंकर चलते हैं बहुत सारे, 8-10 टैंकर है उनके पास। तो किसी केस में वो हार गए होंगे, पैसा दिया नहीं, जलदायु विभाग क्या करता है, गर्मियों में बोल देता है प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्टेक्ट करके कि पानी डलवाओ आप, हम आपका पैसा देंगे। तो उन्होंने 2-3 महीने तक हर दिन 15-15 टैंकर पूरे शहर में सप्लाई करे, और भैया पैसा ही नहीं आया। वो रिलेटिव सेशन कोर्ट वहाँ गए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गए, वहाँ पे हार गए, और फिर हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट में किसी एडवोकेट ने क्या लगा दी उनके लिए, रिट लगा दी। हाई कोर्ट में क्या क्या लगा दी एडवोकेट ने, रिट। मैं जजेस को नहीं पॉइंट कर रहा हूँ इस पूरे इश्यू पे, मैं पॉइंट कर रहा हूँ एडवोकेट्स को, जो मन पड़ता है ना वो लगा देते हैं। प्रोसीजर है, उसको फॉलो करो। देखिए, चीजें तभी अच्छी लगती है जब एक प्रोसीजर में होती है। अब सिविल अपील जानी चाहिए थी उसकी, फर्स्ट अपील जो हम कहते हैं जिसे, उसकी जगह क्या गया, रिट। और रिट का फैसला आया साल भर बाद। उसको एडमिट ही क्यों किया? उसका एडमिशन ही नहीं होना चाहिए था पहले तो। एडमिशन के टाइम पे रोक देना चाहिए था, फाइलिंग करते टाइम ही रोक देना चाहिए था कि रिट नहीं बन रही है। रजिस्ट्री को देखना चाहिए था कि रिट भी बन रही नहीं बन रही, वो ग्राउंड है या नहीं है। ऑब्जेक्शन लेना चाहिए था, ऑफिस ऑब्जेक्शन लगा देते। क्या अंगे नहीं, ऑब्जेक्शन लगता है। अल्टीमेटली क्या होता है, रजिस्ट्री के ऊपर कौन होता है, रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार कौन होता है? एडीजे। एडीजे ही होते हैं। रजिस्ट्रार तो एडीजे होता है ना। एडीजे को पता नहीं है कि क्या क्या रेट है क्या रेट नहीं है। प्रॉब्लम क्या है ना कि आप फर्स्ट अपील में आइए, रिट में सुनवाई जल्दी होती है, लेकिन हमें सुनवाई जल्दी थोड़ी चाहिए भाई, हमें प्रोसीजर फॉलो चाहिए। अभी मैं तुमको क्लास में पढ़ा रहा हूँ कि एप्लीकेशन पे ऑर्डर आएगा, एप्लीकेशन ऑर्डर आएगा, लेकिन तुम कोर्ट गए और वहां देखा एप्लीकेशन जजमेंट, तो तुम कहोगे सर ने तो गलत ही पढ़ा दिया कुछ। ऑर्डर कैन बी मल्टीपल, जजमेंट सिर्फ एक होता है, सिर्फ एक। जब तक इश्यू ऑफ लॉ इन्वॉल्व नहीं होता तब तक जजमेंट नहीं आता। तो सर, बात मैं बता रहा था आपको कि अगर मैंने होटल के उसमें एंट्री की थी, इट विल कवर्ड अंडर सेक्शन 14। अगर मैंने अकाउंट से पेमेंट किया है और उन्होंने मेरे अकाउंट की पर्ची को संभाल के रखा है, या फिर मैंने बिल पे साइन करके उनको बिल, उन्होंने एक अपने पास में कॉपी रख ली थी बिल की, तो वो सब क्या कहाँ रिलेवेंट हो जाएगा सर? 28 के अंदर। एक बार 28 पढ़ लीजिए। एंट्रीज इन द बुक ऑफ अकाउंट इंक्लूडिंग दोज मेंटेन्ड इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। अभी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म भी इन लोग ले आए,
भाई इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी हो सकता है ना कि ऑनलाइन पेमेंट किया था, मेल आया मेरे पास, क्या पता उन्होंने मेल संभाल के रखा हो। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म रेगुलरली केप्ट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस आर रिलेवेंट whenever they refer to a matter into which the court has to inquire, but such a statement shall not alone be sufficient evidence to charge any person with liability। सिर्फ ये एक चीज सफिशिएंट नहीं होगी। अरे हो सकता है ना, क्या पता मैंने पेमेंट, अरे मैंने बुक करा दिया होटल और मैं गया नहीं हूँ होटल, तो मैंडेटरी है क्या? मैंने मान लीजिए ऑनलाइन बुक कर दिया, ऑनलाइन पेमेंट कर दिया, मान लीजिए मेरा चेक इन ही नहीं हुआ हो तो आप समझ रहे हो? क्या पता मैं चेक इन करने के विदिन 15 मिनट में छोड़ के मैं 15 मिनट छोड़ के मैं निकल गया। कल को कोई आदमी क्या करता है, प्ली ऑफ एलईबी रेस करता है इसके ऊपर। तो सिर्फ अकाउंट्स की एंट्री तुम्हारा सफिशिएंट एविडेंस नहीं है जिस आदमी को चार्ज किया हुआ है किसी लाइबिलिटी के अंदर। लास्ट लाइन समझ में आ रही है इसकी जो लिखी है? अरे लास्ट लाइन समझ में आ रही है? कल को मान लीजिए एक आदमी होटल में जाता है और होटल में चेक इन करता है, ठीक है, 11-12 बजे चेक इन किया उसने। एक होटल, पहले तो एक होटल देखा है ऐसा जिसके पास सीसीटीवी नहीं है। उसने एक ऐसा होटल ढूंढना मिलना मुश्किल है क्योंकि ये तो डिस्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है कि सीसीटीवी तो लगाना ही होगा होटल्स वगैरह को। मान लीजिए, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या दिया कि देखा है, उन्होंने एक होटल ढूंढ निकाला, उस आदमी ने वहां पे चेक इन किया, 2-3 घंटे तक उसमें रहा और वहां से चुपचाप निकल गया, मर्डर किया, और बाद में प्ली ऑफ एली भी रेस करता है कि सर मेरा अकाउंट देखिए आप, मेरी एंट्री देखिए आप। तो ये सिर्फ ये एक एंट्री से साबित नहीं होगा, उसके ऊपर कोई लायबिलिटी उसको डिस्चार्ज नहीं कर पाएगा। समझ में आ रही है? एंट्री सही हो लेकिन बाकी सिर्फ यही एक यही एक सोल एविडेंस नहीं होगा, सिर्फ यही एकमात्र साक्ष्य नहीं होगा। आपके ऊपर अगर कोई लायबिलिटी है या फिर कोई आपके ऊपर चार्जेस है, उसको डिस्प्रूव करने के लिए सिर्फ एक एंट्री से नहीं होगा, ये याद रखिए। वीक एविडेंस नहीं कह सकते, डिपेंड करता है फैक्ट टू फैक्ट्स पे। तो ठीक है, देखिए फैक्ट टू फैक्ट डिपेंड करता है, फैक्ट टू फैक्ट डिपेंड करता है केसेस। आप सिर्फ अकाउंट प्रूव कर रहे हो कि देखिए मैंने अकाउंट का मेल दिखा देता हूं मैं आपको। जैसे मान लीजिए मेन मैटर इशू यही है, मेन फैक्टिंग इशू यही है कि भैया होटल वाले ने आपको भेजा लीगल नोटिस कि आप रह के गए थे 3 दिन, आपने बिल नहीं पे किया, तो आप मेल दिखाओगे ना उसको, आप अपने अकाउंट के स्टेटमेंट दिखाओगे, या फिर आप इलेक्ट्रॉनिक जो पासबुक होगी आपकी ई पासबुक होगी वो दिखाओगे, तो वो चीज तो ठीक है। अगर मेन फैक्टिंग इशू वही है उसको तो आप डिस्प्रूव कर सकते हो, लेकिन अगर आपके ऊपर दूसरी लाइबिलिटी है कोई, उसको डिस्प्रूव नहीं करोगे इस एविडेंस से। सिर्फ ये एविडेंस से आप ये नहीं प्रूव कि भाई मैंने प्ली ऑफ एलिबी जनरेट कर दिया। क्या पता चेक इन करके तू भैया आधे घंटे में नहा धो के निकल गया हो मर्डर करने के लिए तूने 400 किलोमीटर गाड़ी चलाई हो, और तू 8 घंटे में 9 घंटे में वापस आ गया, सुबह सुबह तूने वैसे ही चेकआउट कर लिया, और तू बता दे कि सर मेरी प्ली ऑफ एलिबी थी, तो था ही नहीं, मैं तो 400 किलोमीटर दूर था। समझना बात, ये एंट्रीज जो हम कर रहे हैं यहाँ पे, अकाउंट्स की हो या फिर किसी भी चीज की हो, ये बहुत सोल बेसिस नहीं होता है कि आपको अक्विटल कर देंगे सिर्फ इसके बेसिस पर या कन्विक्ट कर देंगे। समझ में आ रही है? लेकिन अगर मेन फैक्टिंग इशू, मुख्य विवादक तथ्य अगर ये है कि तुमने होटल का बिल पे किया था नहीं किया था, तो फिर दिक्कत नहीं है, फिर तो आप दिखा दो इनको। दोबारा पढ़िए सेक्शन को, हिंदी में पढ़ता हूं मैं। कारोबार के अनुक्रम में नियमित रूप से रखी गई लेखा पुस्तकों की प्रविष्टियां, जिसके अंतर्गत वे भी हैं जो इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखी गई है, जब कभी वे ऐसे विषय का निर्देश करती है जिसमें न्यायालय को जांच करनी है, सुसंगत है, किंतु अकेले से कथन ही किसी व्यक्ति का दायित्व से भारित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं होंगे। ठीक है, इसका इलेस्ट्रेशन देखिए, ए सूज बी फॉर 1000 रुपीज एंड शो एंट्रीज इन हिज अकाउंट बुक शोइंग बी टू बी इंडेटेड टू हिम दिस अमाउंट। द एंट्रीज आर रिलेवेंट बट आर नॉट सफिशिएंट विदाउट अदर एविडेंसेस टू प्रूव द डेट। समझना बात क्या है? एक आदमी है सर, क्या पता वो फॉल्स एंट्री कर रहा हो, क्या एक सेठ जी है वो झूठी एंट्री बना रहे हो, उसने कितने रुपए लिए थे? 2000 रुपए लिए थे, एक जीरो और लगा दो पीछे, साइन तो कर ही दिए ना उसने। अरे ये जो कंसेप्ट होता है, तुम देखा होगा हमेशा पैसों के पीछे, इसका क्या पर्पज होता है? इसका पर्पज होता है कि तुम्हारे साइन करने के बाद में कोई आदमी इसके पीछे एक और जीरो ना लगा दे। समझ में आई बात? अब कल को कोई आदमी बोलता है देखिए तेरे अकाउंट में इतने पैसे बाकी थे, तो भाई और भी एविडेंस दे। तो समझ रहा है बात समझ रहे हो? आप अकाउंट बता रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, बताओ, लेकिन अगर आप ये कह रहे हो कि नहीं मेरे पास तो देखो मेरे बुक में लिखा हुआ है, मेरे बुक में जो लिखा है वही सही है, वही पत्थर की लकीर है, वो पत्थर लिख कैसे है भाई? और भी तो एविडेंस दे। और भी एविडेंस का क्या मतलब हो सकता है? कैसे प्रूव करोगे और भी एविडेंसेस को? कैसे प्रूव करोगे और भी एविडेंसेस को?
वो जो तुमको पता वो आज लिखवाते थे कागज में, मैंने इसके इतने रुपए लिए, कागज में लिखवाते हैं ना कि इतने रुपए लिए, अंगूठा लगा देला और कागज रख लेता है सेठ अपने पास, और फिर एंट्री भी करता है बुक में। तो एक तो वो कागज भी है सेठ के पास में, इतने रुपए उसको दिए, अंगूठा लगा, वो कागज भी है और सेठ के पास एंट्री भी है। समझ में आई बात? समझ में आई? तुम सिर्फ अकाउंट, भाई अकाउंट किसके पोजीशन में है? तुम्हारे पोजीशन में। तुम जो चाहो लिखो, तुम जो चाहो लिखो। क्या अकाउंट में साइन होता है क्या आदमी का? आज आप होटल का अकाउंट मेंटेन करते हो, क्या आप कस्टमर के साइन लेते हो क्या? लेते हो क्या कस्टमर के साइन? तो भाई तेरे पास अकाउंट है तो कुछ भी लिख देगा, उसको डिस्प्रूव कैसे करूंगा मैं? समझना बात। और ये फैक्ट टू फैक्ट डिपेंड करता है। तुम ये मत कहना सर अभी तो आप कहते हैं कि इट्स सेल्फ सफिशिएंट होगा, फैक्ट टू फैक्ट डिपेंड करता है। होटल के ट्रांजैक्शंस ऑनलाइन फॉर्म में होते हैं, आप उसको साबित कर सकते हो। एक तो आपने अपने मेल से साबित कर दिया, उसको भी चलो लो, और भी एविडेंसेस लो। बैंक से भी पासबुक लिया है, उससे भी साबित कर दिया। आपके अकाउंट का जो पैसा कटा आपने उससे भी साबित कर दिया। मल्टीपल ऑप्शंस आप भी तो दोगे ना। कहने मतलब ये कि अगर आपको अकाउंट्स प्रूव करने तो एक एक एविडेंस और लेके आओ साथ में लग के। मैंने होटल का बुकिंग करवाई थी तो मेरे अकाउंट से पैसा कटा है, तो बैंक की भी स्टेटमेंट निकाल सकता हूं ना मैं, ई पासबुक एंट्री दिखा सकता हूं, इलेक्ट्रॉनिक स्टेटमेंट निकाल सकता हूं। बैंकर्स बुक एविडेंस लगता है इसमें। अगर आप बैंक की कोई एंट्री देते ना, तुम्हारे जस्ट नॉलेज के लिए बता रहा हूं मैं, कौन सा लगता है? बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट। बैंक एविडेंस एक्ट साक्ष्य अधिनियम जो है ये बहुत एग्जॉस्टिव नहीं है। क्या नहीं है? एग्जॉस्टिव, संपूर्ण नहीं है ये स्वयं में। जैसे सिविल प्रोसीजर कोड है वो एक एग्जॉस्टिव कोड है। सिविल प्रक्रिया संहिता क्या है सर? खुद में एक संपूर्ण। वैसे एविडेंस एक्ट साक्ष्य अधिनियम एग्जॉस्टिव कोड नहीं है, क्योंकि एक और एक्ट है उसका नाम है बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट। अगर तुम बैंक के रिगार्डिंग एविडेंस दे रहे हो तो तुम्हें एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा 2A का, आई थिंक इट इज सेक्शन 2A। इसका एक सर्टिफिकेट देना पड़ता है। तुम अगर कोई भी बैंक की एंट्री दे रहे हो, बैंक का एविडेंस दे रहे हो ना, तो तुमको एक सर्टिफिकेट बना के देना पड़ेगा, 2A का सर्टिफिकेट, बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट। ठीक है सर, आज के लिए इतना ही काफी है। ठीक है, हमारे क्या क्या बच गए इसमें? हमारा बचा है 26 का और 114 का। इसको दोनों कल करेंगे, फिर कल के डिक्टेशन करा दूंगा इसकी। ठीक है, डन। और देखिए सिविल केसेस में हर फैक्ट दूसरे फैक्ट के ऊपर अलग अलग होता है। मतलब कभी भी आप हम ये नहीं कह सकते कि सारे फैक्ट्स क्या होंगे, समान होंगे, सिमिलर होंगे। हर फैक्ट अलग होता है दूसरे फैक्ट से। ठीक है, ओके लेट्स